नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन। एक तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आईएफओएस चैप्टर का, और एक आज ही अपन एक सेट ऑफ वाला जो चैप्टर है उसका भी रिवीजन करेंगे। सेट ऑफ वाले चैप्टर में अपन जो अमालगमेशन डीमर्जर वाले स्पेशल केस होते हैं, अमालगमेशन डीमर्जर का टैक्सेशन वगैरह कैसे होता है वो भी अपन देख लेंगे। सबसे पहले अदर सोर्स का रिवीजन अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें चार्जिंग सेक्शन देखा था। चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 56 ये बोलता है इनकम इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी अगर इनकम बाकी के हेड में, बाकी के जो 4 हेड है उनमें टैक्सेबल नहीं है। कौन कौन से में? सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबीपी में और कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं है, और इनकम इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्प्ट भी नहीं है, तो अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। जैसे लॉटरी की इनकम होती है, बाकी के 4 हेड में नहीं आती, कहाँ जाएगी? अदर सोर्स में। जैसे डिविडेंड की इनकम होती है, बाकी के 4 हेड में नहीं आती, कहाँ जाएगी? अदर सोर्स में। क्योंकि ये इनकम इनकम टैक्स में बाकी हेड में आ नहीं रही और इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट भी नहीं है, तो कहाँ आएंगी? ये अदर सोर्स हेड में आ जाएंगी। जैसे इंडिया से मान लो आपको खेती की इनकम होती है, बाकी के 4 हेड में नहीं आती, बताओ अदर सोर्स में आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है, वो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है। तो कोई इनकम जो बाकी के 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हो रही और इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट भी नहीं है, वो आ जाएगी अदर सोर्स हेड में। अब कौन कौन सी इनकम यहाँ टैक्सेबल होंगी? टोटल पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए, जो जो इनकम यहाँ आएंगी। सबसे पहले डिविडेंड की इनकम हमेशा यहाँ आएगी। डिविडेंड की इनकम हमेशा यहाँ आएगी, चाहे शेयर्स आपके स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब आपका शेयर्स की ट्रेडिंग का बिजनेस है, फिर भी डिविडेंड मिलता है, तो कहाँ आएगा डिविडेंड? डिविडेंड हमेशा अदर सोर्स की इनकम बनेगा, हमेशा अदर सोर्स की इनकम बनेगा। दूसरा, यूटीआई म्यूचुअल फंड से अगर आपको इनकम होती है, यूटीआई म्यूचुअल फंड की आपने यूनिट हेल्ड कर रखी है, उनको सेल करोगे, उनको ट्रांसफर करोगे यूनिट को, तो कैपिटल गेन आएगा। लेकिन यूनिट्स पे भी आपको इनकम होती है, डिविडेंड इंटरेस्ट की इनकम होती है एक तरीके से, जिसको अपन इन्वेस्टमेंट इनकम भी बोलते हैं। तो जो डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह मिलता है यूटीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट के ऊपर, वो हमेशा यहाँ आएगा, हमेशा यहाँ आएगा, हमेशा अदर सोर्स की इनकम बनेगा। इसके अलावा अगर आपको कैजुअल इनकम हो रही है लॉटरी वगैरह से, बैटिंग गैम्बलिंग वगैरह से, तो वो हमेशा अदर सोर्स की इनकम बनेगी। इसके अलावा विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, आप ऑनलाइन गेम खेलते हो, ड्रीम 11 पे टीम बनाते हो और वहाँ कुछ जीतते हो, तो वो अदर सोर्स की इनकम बनेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट की इनकम अगर आपको होती है, इंटरेस्ट की अलग अलग टाइप की इनकम होती है, तो इंटरेस्ट की इनकम भी अपन यहाँ दिखाते हैं अदर सोर्स में। इसके अलावा आपको कंपनसेशन या इनहेंस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी अदर सोर्स की इनकम बनेगा। इसके अलावा अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट किया कब? 1 अप्रैल 2014 है, उसके बाद वो अदर सोर्स की इनकम बनेगा। इसके अलावा आपने क्या किया? प्लांट मशीनरी फर्नीचर को रेंट पे चढ़ा दिया, और आपको बिजनेस नहीं है प्लांट मशीनरी फर्नीचर के को रेंट पे चढ़ाने का, तो रेंट की इनकम अदर सोर्स की इनकम बनेगी। इसके अलावा फैमिली पेंशन अगर आपको मिलती है, यहाँ आएगी। इसके अलावा एमपी एमएलए को जो सैलरी इनकम मिलती है पार्लियामेंट से या असेंबली से, वो यहाँ अदर सोर्स की इनकम बनेगी। इसके अलावा अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है, तो वो अदर सोर्स का बनेगा, अगर वो यूलिप नहीं है या की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, क्योंकि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी तो चली जाती है पीजीपीपी में, और यूलिप कहाँ चला जाता है? फर्स्ट है 21 वाला यूलिप, वो चला जाता है अपना कैपिटल गेन में। तो जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर अगर अमाउंट मिलता है, तो वो अदर सोर्स की इनकम बनेगा। अगर वो एग्जम्प्ट नहीं है तो अदर सोर्स की इनकम बना देंगे। इसके अलावा कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वो एफएमवी से ज़्यादा शेयर इशू कर रही है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसने रिसीव किया वो अदर सोर्स की इनकम बनेगा। इसके अलावा अगर आपको गिफ्ट रिसीव हुआ 50,000 से ज़्यादा का, तो गिफ्ट आपके अदर सोर्स की इनकम बनेगा। इसके अलावा जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम होती है, कैश क्रेडिट वगैरह वाली, सेक्शन 68 69 वगैरह वाली, तो वो भी अदर सोर्स की इनकम दिखाते हैं अपन। इसके अलावा अगर आपने वीडियो ट्रांसफर करा है, वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर किया, उससे जो इनकम होती है वो भी अपन अदर सोर्स में दिखाते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी इनकम है, इन 15 पॉइंट के अलावा और कोई भी इनकम है जो बाकी के 4 हेड में नहीं आ रही और इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट भी नहीं है, तो वो भी अपन कहाँ दिखाएंगे? वो भी अपन अदर सोर्स में दिखाएंगे। ये सारे पॉइंट एक एक करके अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम में क्या होगा? देखो, डिविडेंड जो होगा, अगर आपको किसी भी कंपनी से डिविडेंड मिलता है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो, चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो, कैसा भी डिविडेंड मिले, चाहे वो एक्चुअल डिविडेंड हो, चाहे डीम डिविडेंड हो, चाहे एक्चुअल डिविडेंड हो, चाहे डीम डिविडेंड हो, वो शेयर होल्डर के एंड में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। शेयर होल्डर के एंड में टैक्सेबल हो जाएगा। और जो कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर रही है, कंपनी को उसके ऊपर कोई डीडीटी नहीं देना, डीडीटी वगैरह नहीं देना, कंपनी के एंड से टैक्सेबल नहीं है। हाँ, कंपनी को उस डिविडेंड के खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन कंपनी को कोई डीडीटी वगैरह भी नहीं देना। कंपनी को डिडक्शन नहीं मिलती डिविडेंड के खर्चे की, जो अपन ऑलरेडी पीजीबीबी में देख चुके। शेयर होल्डर के एंड से क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आप बोलोगे टैक्सेबल किस रेट से होगा? तो देखो, डिविडेंड क्या होता है, रेजिडेंट शेयर होल्डर है अगर कोई, रेजिडेंट के लिए तो डिविडेंड जनरल इनकम मानी जाती है, जनरल रेट लग जाती है, जो भी जनरल रेट इनकम टैक्स दे रखी है वो लग जाती है। लेकिन कोई नॉन रेजिडेंट है ना, नॉन रेजिडेंट को अगर डिविडेंड की इनकम होती है तो उस पर स्पेशल रेट लगती है। कौन सी स्पेशल रेट लगती है? एक सेक्शन आएगा अपना 115A, आगे जाके 115A एनआर टैक्सेशन में, तो वहाँ 20% की रेट लग जाती है, टैक्स की रेट। इस फिर अपने देखा डिविडेंड की इनकम में से कोई खर्चे का डिडक्शन मिलेगा क्या आपको? हाँ, ओनली एक खर्चे का आपको डिडक्शन मिलेगा, जो है इंटरेस्ट का खर्चा। अगर डिविडेंड की इनकम की रिगार्डिंग आपका इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है, मान लो आपने लोन लेके कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो इंटरेस्ट का खर्चा जो हुआ उस लोन पे, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन कितना मिलेगा? मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम। मतलब जो डिविडेंड की इनकम है उसका मैक्सिमम 20%, उसका मैक्सिमम 20%। मान लो डिविडेंड की इनकम 10 लाख है, तो 10 लाख का मैक्सिमम 20% कितना हुआ? 2 लाख। मैक्सिमम 2 लाख तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मान लो इंटरेस्ट 5 लाख बना, तो डिडक्शन 5 लाख का ले लोगे क्या आप? 5 लाख का नहीं लोगे, मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, तो 2 लाख तक का ही आप ले पाओगे। इसके बाद डीम डिविडेंड क्या होता है? देखो, कंपनी अगर डिविडेंड के नाम पे पेमेंट करती है तो एक्चुअल डिविडेंड हो गया।
कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड की जगह किसी और नाम से अपने एसेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाती है। मतलब कुछ भी चीज़ फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाती है किसी और नाम से, डिविडेंड के नाम से नहीं, किसी और नाम से कुछ भी चीज़ अपने शेयर होल्डर को कंपनी करने लग जाती है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाती है, वो बन जाता है डीम्ड डिविडेंड। टोटल 5 टाइप के होते हैं डीम्ड डिविडेंड। स्टार्टिंग के जो 4 टाइप वाले हैं ये तो सभी कंपनी पे अप्लाई होते हैं, मतलब कोई भी कंपनी हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे आपकी प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो। और 5th पॉइंट जो है वो स्पेशली क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए। स्टार्टिंग के 4 पॉइंट में क्या बता रखा है, पहले पॉइंट में बता रखा है कंपनी क्या कर रही है, शेयर होल्डर को अपने एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। कंपनी शेयर होल्डर को अपने एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वो बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड 222A में। दूसरे पॉइंट में क्या बता रखा है, कंपनी शेयर होल्डर को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, या तो डिबेंचर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फ्री में, या डिपॉजिट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, या कंपनी क्या कर रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो ये भी क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड 222B वाला। तीसरा केस है, कंपनी क्या हो रही है, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, और लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी क्या कर रही है, शेयर होल्डर्स को अपने एसेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये भी क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड 222C वाला। और चौथा पॉइंट है, कंपनी क्या कर रही है, अपनी कैपिटल को रिड्यूस करके शेयर होल्डर को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैपिटल को रिड्यूस करके शेयर होल्डर को वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये भी क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा 222A B C O D वाला। ये तो सभी कंपनी पे अप्लाई होते हैं। शेयर होल्डर के एंड्स में डिविडेंड बन जाएगा, और शेयर होल्डर के एंड से क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल भी हो जाएगा। 5th पॉइंट क्या बोलता है, कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब होता है या तो कोई प्राइवेट कंपनी या जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक के लिए जो क्लोज है, पब्लिक के लिए जिसके द्वार बंद है, उसे बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी या कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, या तो प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वो अपने शेयर होल्डर को लोन और एडवांस भी देती है, तो वो भी क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। ऊपर के 4 पॉइंट में तो लिस्टेड वगैरह सब कवर थी, लेकिन लास्ट पॉइंट जो है इसमें क्या कवर है, खाली क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन और एडवांस भी देती है, ये भी क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। ये 5 केस थे। इन 5 केस में क्या बन जाता है, डीम्ड डिविडेंड, और शेयर होल्डर के एंड्स में टैक्सेबल हो जाता है। कितना बनता है डीम्ड डिविडेंड, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सभी में है ये पॉइंट, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पांचों के पांचों में क्या है, जो डीम्ड डिविडेंड बनेगा मैक्सिमम कितना बनेगा, जितने कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस है, उतना ही बनेगा। जैसे मान लो कंपनी के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं वो 10 लाख के हैं, 10 लाख के हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 लाख के हैं तो डीम्ड डिविडेंड शेयर होल्डर के एंड से मैक्सिमम कितना बन सकता है, 10 लाख तक। मान लो कंपनी ने जो असेट डिस्ट्रीब्यूट किए, असेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 15 लाख के, बताओ डीम्ड डिविडेंड कितना बनेगा, 10 ही बन पाएगा, 10 लाख ही बन पाएगा। मान लो शेयर होल्डर को जो कंपनी ने असेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए वो 8 लाख की डिस्ट्रीब्यूट किए, अब कितना बनेगा, अब बन जाएगा 8 लाख। ये 10 लाख क्या है, मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट मतलब मैक्सिमम कितना बन सकता है, जितने कंपनी के रिजर्व्स हैं, जितने कंपनी के रिजर्व्स हैं मैक्सिमम उतना बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता, उतना ही बनेगा। तो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट तो ज़्यादा काम के नहीं थे, लेकिन जो 5th पॉइंट है ये डिटेल में बता रखा है, 222E। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या दे रही है, लोन और एडवांस दे रही है, लोन या एडवांस दे रही है, वो भी बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। कौन से शेयर होल्डर को दे रही है तब बनेगा, कोई ऐसे शेयर होल्डर को दे रही है जिसका उस कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर है, कम से कम 10% का वोटिंग पावर है। वोटिंग पावर मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने उस कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड कर रखा है, उस शेयर होल्डर को कंपनी लोन एडवांस दे रही है। कौन सी कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो क्या बन जाएगा ये डीम्ड डिविडेंड। दूसरा पॉइंट, कंपनी क्या कर रही है, लोन एडवांस दे रही है किसी एंटिटी को दे रही है। कौन सी एंटिटी, उस ऊपर वाले शेयर होल्डर की, इस 10% वाले शेयर होल्डर की वो एंटिटी है जिसमें उस शेयर होल्डर का क्या है, उस एंटिटी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल मतलब 20% और मोर शेयर है, तो वो भी बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। या तो शेयर होल्डर को दे रही है जिसका 10% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर है, या उस शेयर होल्डर की कोई एंटिटी, उस ऊपर वाले शेयर होल्डर की कोई एंटिटी है जिसमें उस ऊपर वाले शेयर होल्डर का क्या है, उस एंटिटी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। कोई भी एंटिटी हो सकती है, वो फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न भी हो सकती है, कोई भी कंसर्न, कोई भी एंटिटी हो सकती है जिसमें उस ऊपर वाले शेयर होल्डर का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो भी क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। कितना बनेगा, जितने कंपनी के रिजर्व्स हैं मैक्सिमम उस लिमिट तक बनेगा। और किसके एंड्स में बनेगा डीम्ड डिविडेंड, शेयर होल्डर के एंड्स में। और शेयर होल्डर के एंड से क्या होगा, टैक्सेबल। शेयर होल्डर के एंड से टैक्सेबल होगा। एक एग्जांपल देख के इसको समझ लो। एक कंपनी अपनी पार्ले प्राइवेट लिमिटेड, देखो क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे ये पॉइंट अप्लाई होता है। अब इस कंपनी का एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए शेयर होल्डर है, जिसकी इस पार्ले प्राइवेट लिमिटेड में होल्डिंग कितनी है, 10% और मोर, 10% और मोर की होल्डिंग है पार्ले प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। अब पार्ले प्राइवेट लिमिटेड मान लो इस मिस्टर ए को लोन एडवांस देती है, क्या हो जाएगा, ये डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। किसके एंड में, मिस्टर ए के एंड में, शेयर होल्डर के एंड में बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। शेयर होल्डर के एंड में टैक्सेबल हो जाता है, चाहे एक्चुअल डिविडेंड हो चाहे डीम्ड डिविडेंड, दोनों किसके एंड में टैक्सेबल होते हैं, शेयर होल्डर के एंड में। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, पार्ले प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रही है, एक फर्म है ए एंड कंपनी एक फर्म है जिसमें मिस्टर ए, उस शेयर होल्डर का, उस मिस्टर ए का क्या है, उस फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मतलब मिस्टर ए एंड कंपनी में पार्टनर है,
और उसका ए एंड कंपनी में जो PSR है वो 20% और मोर है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% और मोर। अब पार्ले प्राइवेट लिमिटेड लोन मिस्टर ए को नहीं दे रही, पार्ले प्राइवेट लिमिटेड लोन दे रही है, ए एंड कंपनी उस फर्म को दे रही है। ये भी क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड, मतलब उस शेयर होल्डर की एंटिटी को दे रही है जिसमें उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ये भी डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। लेकिन किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा, ए एंड कंपनी के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा, ये शेयर होल्डर नहीं है। शेयर होल्डर कौन है, मिस्टर ए, मिस्टर ए के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। ये दूसरा केस हो गया। अब डीम्ड डिविडेंड कितना बनेगा, पहली बात, डीम्ड डिविडेंड कितना बनेगा, मैक्सिमम कितना बनेगा, जितने पार्ले प्राइवेट लिमिटेड के रिजर्व्स एंड सरप्लस है। मान लो पार्ले प्राइवेट लिमिटेड के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो है 10 लाख के, मान लो। अब पार्ले प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर ए को लोन दे रही है 8 लाख का, या ए एंड कंपनी को दे रही है 8 लाख का, तो कितना बनेगा, हाँ 8 लाख बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोन एडवांस दे रही है, मान लो 8 लाख नहीं दे रही, वो दे रही है 12 लाख का। अब बताओ कितना बनेगा, 10 लाख बन पाएगा। कितना बन पाएगा, 10 लाख। 10 लाख मैक्सिमम कितना बन सकता है, जितने कंपनी के रिजर्व्स हैं उतना बन सकता है, मैक्सिमम उतना ही बन सकता है। फिर अपन ने देखा अगला एक पॉइंट देखा था, इसमें कुछ अदर पॉइंट में कंपनी क्या कर रही है, लोन एडवांस ना तो शेयर होल्डर को दे रही, ना शेयर होल्डर की एंटिटी को दे रही। लोन एडवांस शेयर कंपनी किसको कर रही है, किसी थर्ड पर्सन को कर रही है, या तो शेयर होल्डर के कहने पे कर रही है या उस शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए कर रही है, तो वो भी बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। मतलब कंपनी लोन एडवांस किसको दे रही है, ना तो मिस्टर ए को दे रही, ना ही मिस्टर ए की फर्म ए एंड कंपनी को दे रही, किसको दे रही है, फिर किसी थर्ड पर्सन को दे रही है। एक पर्सन है मिस्टर सी, उसको लोन एडवांस दे रही है। कैसे दे रही है, या तो मिस्टर ए के कहने पे दे रही है, मिस्टर ए ने बोला पार्ले को कि तू 5 लाख का लोन एडवांस दे दे मिस्टर सी को, या तो मिस्टर ए के कहने पे दे रही है, या मिस्टर ए के बेनिफिट के लिए दे रही है। बेनिफिट मतलब पार्ले प्राइवेट लिमिटेड ने 5 लाख दे दिए मिस्टर सी को, और मिस्टर सी ने 5 लाख दे दिए मिस्टर ए को। ऐसा कर रहा है, ऐसा हो रहा है। तो जो पार्ले प्राइवेट लिमिटेड जो थर्ड पर्सन को भी लोन एडवांस दे रही है, ये भी क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। और जो शेयर होल्डर है मिस्टर ए, उसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा। मिस्टर सी के हैंड्स में नहीं होगा, मिस्टर सी शेयर होल्डर नहीं है, ये तो थर्ड पर्सन है। मिस्टर ए के हैंड्स में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। मिस्टर ए के हैंड्स में क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, रिपेमेंट ऑफ लोन एडवांस इज इररिलेवेंट। अगर मान लो आगे जाके मिस्टर ए या ए एंड कंपनी वगैरह लोन और एडवांस का रिपेमेंट कर देती हैं, तो उससे डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा क्या, ऐसा नहीं है। चाहे नेक्स्ट डे ही रिपेमेंट करे, एक बार अगर लोन एडवांस दे दिया, एक बार लोन एडवांस दे दिया कंपनी ने, तो बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। चाहे 1 घंटे बाद रिपेमेंट कर दे, चाहे 1 आवर बाद रिपेमेंट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिपेमेंट क्या है, इररिलेवेंट है। एक बार दिया पेमेंट, क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। आगे बता रखा है शेयर होल्डर कोई भी पर्सन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि शेयर होल्डर इंडिविजुअली होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि हाँ शेयर होल्डर मिस्टर ए होगा। शेयर होल्डर कोई फर्म भी हो सकती है। मान लो एक फर्म है RSA फर्म, जो पार्ले प्राइवेट लिमिटेड में शेयर होल्डर है, या मान लो एक कंपनी भी शेयर होल्डर हो सकती है दूसरी कंपनी में। मान लो एक कंपनी है सनफिस्ट लिमिटेड, वो भी शेयर होल्डर हो सकती है पार्ले प्राइवेट लिमिटेड में। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मिस्टर ए शेयर होल्डर होगा। शेयर होल्डर कोई भी पर्सन हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं शेयर होल्डर खाली इंडिविजुअल होता है, शेयर होल्डर कोई भी पर्सन हो सकता है। आगे बता रखा है कुछ केस में ये डीम्ड डिविडेंड वाला जो कंसेप्ट है 222E वाला, लोन एडवांस वाला, अप्लाई नहीं होगा। 3 केस बता रखे हैं। पहला क्या बता रखा है कि जो पार्ले प्राइवेट लिमिटेड है, इसका धंधा ही क्या है, लोन एडवांस देने का। इसका मनी लेंडिंग का बिजनेस है, तो इसका धंधा ही क्या है, लोन एडवांस देने का। तो जब ये दूसरे लोगों को लोन बांटती है, तो इसने अपने शेयर होल्डर को लोन बांट के कोई गुनाह नहीं किया। इसका धंधा ही लोन एडवांस देने का है, तो इसने लोन एडवांस देकर कोई गुनाह नहीं किया, कोई भी डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, पार्ले प्राइवेट लिमिटेड ने क्या दिया, ट्रेड एडवांस दिया है, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए एडवांस दिया है, ट्रेड एडवांस। अब ट्रेड एडवांस क्या होता है, पार्ले प्राइवेट लिमिटेड ने मिस्टर ए को 8 लाख रुपए पकड़ा दिए और बोला कि जा मेरे लिए ये रॉ मटेरियल परचेज कर ला, या बोल दिया कि क्रेडिटर को पेमेंट कर दे, या बोल दिया कि ये जॉब वर्क करवा दे। तो पार्ले प्राइवेट लिमिटेड ने मिस्टर ए को ट्रेड एडवांस दिया है, कुछ काम करवाने के बदले एडवांस दिया है, जॉब वर्क करवाने के बदले, या क्रेडिटर को पेमेंट करवाने के बदले, या रॉ मटेरियल परचेज करवाने के बदले। तो ट्रेड एडवांस जो होता है वो डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा। तीसरा केस है, जो लोन एडवांस दिया गया है, क्यों दिया गया है, उस शेयर होल्डर ने, उस मिस्टर ए ने पास्ट में इस कंपनी का कुछ भला किया था, इस कंपनी में कुछ एहसान किया था, इस कंपनी में कुछ एहसान किया था, तो उस एहसान को चुकाने के लिए, उस भले को, उस बेनिफिट को चुकाने के लिए पार्ले ने क्या दिया है, लोन दिया है। तो ये भी डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा। पास्ट में उस शेयर होल्डर ने उस कंपनी का कुछ भला किया था, पास्ट में कुछ बेनिफिट किया था, उस बेनिफिट को चुकाने के लिए लोन दिया है, उस बेनिफिट को चुकाने के लिए एडवांस दिया है, तो वो भी डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा। ये केस लो का पॉइंट था, ये था डीम्ड डिविडेंड जो अपन ने देख लिया। अब अपन आते हैं, यूटीआई म्यूचुअल फंड से इनकम होती है, यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, और सेम टू सेम डिडक्शन जो मिलेगा खाली एक इंटरेस्ट के खर्चे का मिलेगा। कितना मिलेगा, वो भी जो भी वो इनकम हुई उसका मैक्सिमम 20% मिलेगा। पहले जो इनकम होती थी ना यूटीआई म्यूचुअल फंड वाली इनकम, एक सेक्शन होता था 1035, उसमें एग्जाम होती थी काफ़ी साल पहले, पर ये खत्म हो चुका सेक्शन, काफ़ी साल पहले खत्म हो चुका। काफ़ी सारे लोग अभी भी कंफ्यूज में रहते हैं कि ये है क्या, तो ये सेक्शन काफ़ी साल पहले क्या हो चुका, खत्म हो चुका। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड से इनकम होती है। कुछ लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं, यूटीआई म्यूचुअल फंड को सेल करने से इनकम तो कैपिटल गेन में जाती है। हाँ, कैपिटल गेन में जाती है सेल वाली इनकम, तो अगर इनको आप ट्रांसफर करते हो, सेल करते हो, तो आपने यूटीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट हेल्ड कर रखी है, तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट डिविडेंड टाइप की चीज़ें मिलती रहती हैं।
जिसको अपन इन्वेस्टमेंट इनकम भी बोलते हैं, इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता रहता है, आप इंटरेस्ट डिविडेंड मानो, तो वो इंटरेस्ट डिविडेंड की बात हो रही है। तो कहाँ आएगी, अदर सोर्स में आएगी। आगे बता रखा अगला सेक्शन 115 बीबी, स्पेशल रेट का सेक्शन आ गया। मैं स्पेशल रेट आपको चैप्टर वाइज कवर करवाते जा रहा हूँ। कैपिटल गेन में अपने 3 सेक्शन देखे थे, कौन कौन से देखे थे, 1A, 112A और 112 स्पेशल टैक्स रेट वाले सेक्शन। ये स्पेशल टैक्स रेट लगती है कैपिटल गेन पर, वो अपने 3 सेक्शन में देखे थे। फिर पीजीबीबी में 2 देखे, 115 बीबीएफ, 115 बीबीजी। बीबीएफ बीबीजी दोनों में 10% की टैक्स रेट थी। बीबीएफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट वाला था, बीबीजी कार्बन क्रेडिट वाला था। अब अपन देखेंगे अदर सोर्स में। अदर सोर्स में अपन देखेंगे 115 बीबी, 115 बीबीजे, 115 बीबीई और 115 बीबीएच। 4 सेक्शन देखेंगे, चारों काफ़ी स्पेशल टाइप के सेक्शन है। चारों में अदर सोर्स की इनकम बनाते हैं अपन। ये 4 सेक्शन अपन कवर करने वाले स्पेशल टैक्स रेट वाले सेक्शन। सबसे पहले 115 बीबी स्टार्ट कर रहे हैं अपन। 115 बीबी बोलते हैं कैजुअल इनकम हो रही है आपको अदर देन ऑनलाइन गेम। ऑनलाइन गेम के अलावा कैजुअल इनकम हो रही है। कैजुअल इनकम में जैसे लॉटरी से आपने पैसा जीता, क्रॉसवर्ड पजल में पैसा जीता, आपने रेस में पैसा जीता, हॉर्स रेस में, घोड़ों की रेस में, गधों की रेस में, कैमल रेस में, कोई भी रेस में पैसा जीता, रेसिंग वाला पैसा। इसके अलावा कार्ड गेम्स, आप कार्ड गेम्स खेलते हो, ताश खेलते हो, ताश में पैसा जीता, बैटिंग गैम्बलिंग, जुआ सट्टा वगैरह लगाया उसमें पैसा जीता, या कोई और गेम है अदर देन ऑनलाइन गेम। ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन के लिए अलग सेक्शन बना दिया इन्होंने, ऑनलाइन अलग है। तो ये कोई भी कैजुअल इनकम है 30% से टैक्सेबल होगी। 115 बीबी में 30% की स्पेशल रेट लगेगी। 30% की रेट है ये, सरचार्ज और सेस अलग। ऐसा मत सोचना कभी भी जो स्पेशल रेट के सेक्शन है तो सरचार्ज इसमें इंक्लूड है, 30 में इंक्लूड नहीं है। सरचार्ज अलग है, सेस अलग है। सरचार्ज तो एक लिमिट क्रॉस होती है तो लगाते हैं, सेस तो हमेशा लगाते ही अपन 4%। 30% की रेट से टैक्सेबल होगा, स्पेशल रेट लगेगी। चाहे आप कुछ भी फॉलो करो, चाहे जनरल स्लैब फॉलो करो, जनरल टैक्स रेट फॉलो करो, चाहे आप कंसेशनल टैक्स रेट फॉलो करो, इस पर तो यही रेट लगेगी, इस पर तो यही रेट लगानी पड़ेगी। अब स्पेशल रेट में काफ़ी सारे स्पेशल पॉइंट भी होते हैं जो सेम होते हैं सब सेक्शन में। सब सेक्शन में आपको बता रखा है कि उस इनकम से कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लो 5 लाख की लॉटरी की इनकम हुई, आपको 1 लाख का खर्चा हो गया तो 4 लाख पे टैक्स लगेगा, 4 लाख पे नहीं लगेगा, पूरी 5 लाख पे लगेगा। इसके अलावा स्पेशल रेट की कोई भी सेक्शन से चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता। चैप्टर 6 वाला 80 से लेकर के 80 वाला कोई भी डिडक्शन स्पेशल रेट से नहीं मिलता, तो इससे भी नहीं मिलेगा, किसी भी सेक्शन से नहीं मिलता, किसी भी स्पेशल रेट वाले सेक्शन से नहीं मिलता। चैप्टर 6 के डिडक्शन मिलते हैं खाली जनरल रेट से। इसके अलावा बेसिक एग्जीम्शन लिमिट का जो बेनिफिट होता है इंडिविजुअल का, स्लैब वाला बेनिफिट, वो भी नहीं मिलेगा। अगर मान लो इंडिविजुअल की इनकम 2 लाख की खाली ये वाली इनकम और कोई इनकम नहीं है, सीधा 30% लग जाएगा। ऐसा नहीं कि स्लैब वाला बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। खतरनाक इनकम होती है, इस इनकम से आप कोई भी हेड का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अलग टैक्सेबल होती है। इसके अलावा बता रखा है अगर मान लो आपको कैजुअल इनकम की जगह कैजुअल लॉस आ गया, आपने लॉटरी में पैसा खेला, लॉटरी लगाई, आपने लॉटरी खेली और आप उसमें पैसा हार गए, तो वो आपका डेड लॉस माना जाएगा। उसको आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, इवन खुद की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मान लो लॉटरी 2 थी, लॉटरी 1 और लॉटरी 2, एक में पैसा जीते, एक में हार गए, तो नेट करोगे क्या? नेट नहीं करेंगे। मान लो 2 वाली में हार गए, ये पैसा डूब गया आपका, 1 वाली में जीता, उस पर टैक्स लग जाएगा, नेट नहीं कर सकते। मतलब वो लॉस होता है अगर आपको कैजुअल इनकम पे, कैजुअल इनकम की जगह कैजुअल लॉस होता है तो आपका डेड लॉस। क्या होगा? डेड लॉस। ये था 115 बीबी। अब आ जाओ 115 बीबी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कभी भी इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम्स ये सेक्शन न्यू लाया गया। क्यों लाया गया? इंडिया का यूथ क्या था, ऑनलाइन गेम खेल खेल के बर्बाद हो रहा था, गवर्नमेंट को पता चला। और क्या करता था इंडिया का यूथ? गेम तो खेलता ही था, कुछ लोग पैसे जीत भी जाते थे, वैसे तो सब लोग हारते ही हैं, कुछ लोग जीत भी जाते थे, फिर भी वो क्या करते थे? इसको मानते थे गेम ऑफ स्किल। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका साथ दिया था, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा कोई केस गया था, उन्होंने भी बोला ये तो गेम ऑफ स्किल है, दिमाग का गेम है ऑनलाइन गेम। जो आप ड्रीम 11 में टीम बनाते हो या क्या बोलते हैं माई 11 सर्किल वगैरह पे टीम बनाते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता कैसे स्पेशल टाइप के लोग बैठे हुए हैं, किस टाइप के, किस मानसिकता के लोग बैठे हुए होते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बोला ये तो गेम ऑफ स्किल है, इसमें तो नॉर्मल है, ये तो 115 बीबी माना नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ ये सेक्शन आने से पहले की बात, तो 115 बीबी में नहीं आना चाहिए। 115 बीबी तो एकदम चांस वाले गेम की बात होती है यहाँ पे। तो लोग इसमें दिखाते भी नहीं थे, 30% का टैक्स तो छोड़ो, कुछ दिखाते ही नहीं थे, नॉर्मल इनकम मानते थे। नॉर्मल इनकम में आराम से सारी चीज़ें लेस कर लेते थे, इनकम कुछ आती नहीं थी, लास्ट में सारी खर्चे दिखा देते थे, कुछ ना कुछ खर्चे दिखा के नॉर्मल कहीं भी दिखा देते थे इनकम, और टैक्स देते नहीं थे। और यूथ इसको खेल खेल के क्या हो रहा था? बर्बाद भी हो रहा था ऑनलाइन गेम्स को खेल खेल के। कुछ लोग ड्रीम 11 में टीम बनाने में लगे हुए थे, कुछ माई 11 सर्किल पे लगे हुए थे, कुछ पबजी खेलने में लगे हुए थे, कुछ ऑनलाइन रम्मी वगैरह खेली जाती है ऑनलाइन गेम्स में, तो खेलने में लगे हुए थे। और ये जो गेम वाले हैं ये भयंकर पैसा छाप रहे थे, ड्रीम 11 वगैरह वाले, ये लालच भी देते हैं भयंकर। एक तो भयंकर ऐड करवाते हैं, आप देखो गेम के हर जगह ऐड आते रहते हैं इनके, ड्रीम 11 वगैरह वालों के। दूसरा ये लालच भी अच्छा दे देते हैं कि आप हमारा ऐप ज्वाइन करो, हम 1000 रुपीज़ का आपको ज्वाइनिंग बोनस दे देंगे आपके अकाउंट में। वहाँ एक वैलेट बनाते हैं, आपने देखा होगा अगर आपने कर रखा होगा तो, कि अपन सबसे पहले तो इनका ऐप डाउनलोड करते हैं, अपन वहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं मेल आईडी वगैरह के थ्रू, मोबाइल नंबर वगैरह के थ्रू।
फिर वहाँ पे आपका एक वैलेट बन जाता है उस ऐप के अंदर, जहाँ पे ये क्या कर देते थे, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो ये 1000 रुपीज़, 500 रुपीज़, 200 रुपीज़ ज्वाइनिंग बोनस डाल देते हैं और बोलते हैं कि आप इससे पहले गेम खेलो। एक आध बार आप जीत जाते हो, स्टार्टिंग में मान लो गलती से जीत भी गए तो आपको लत लग जाती है, चलो और खेलते हैं, फिर और जीतने लग गए और फिर आप हारने लगते हो तो लगता है पैसा कैसे रिकवर करें, फिर बड़े बड़े सट्टे खेलते हो, फिर और खेलते हो, बुरी तरह हारने लगते हो, कर्जा ले लेके खेलते हो, घर वालों को भी बर्बाद करते हो, खुद भी बर्बाद होते हो। तो ये है नेट विनिंग, क्या बोलते हैं ये, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम का केस। तो लोग इसमें बर्बाद हो रहे थे। गवर्नमेंट ने सोचा एक तो हमारे पास टैक्स भी नहीं आ रहा, लोग खेल खेल के बर्बाद भी हो रहे हैं, तो क्यों ना इन लोगों को और बर्बाद किया जाए ताकि ये गेम खेलना छोड़ दे, गेम खेलना छोड़ दे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये नया सेक्शन लाया, इस पर बता दिया कि जो विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले, स्किल है, चांस है, हम तो नया सेक्शन बनाएंगे इसके। उनकी बात है, वो पागल बातें करते हैं, वो तो छोड़ो। तो उन्होंने बोला ये सट्टा ही है एक तरीके से, ऑनलाइन गेम वैसे भी सट्टा है। आप ये ट्रीम वगैरह बनाते हो ना, ड्रीम 11 पे या कहीं पे भी, मेक माई सर्किल, पता नहीं कौन कौन से माई 11 सर्किल क्या क्या ऐप होते हैं, तो वो कोई वो नहीं होता स्किल, क्या बोलते हैं, आपका कोई स्किल नहीं लग रही उसमें, वो चांस का ही गेम है। चांस है वो कि कभी कोई प्लेयर अच्छा खेल गया तो ठीक है, वो सब चांस के गेम होते हैं, कुछ भी स्किल नहीं होती, स्किल एक रत्ती भर की भी स्किल नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो इसको स्पेशल सेक्शन बना दिया, यहाँ टैक्स रेट लगा दी इस पर 30% की, कितनी लगा दी, 30% की टैक्स रेट लगा दी। दूसरा, इस ऑनलाइन गेम पे अगर आपने जीएसटी पढ़ा हो, जीएसटी में पढ़ोगे आप, 28% से जीएसटी भी चिप दिया, 28% से जीएसटी भी चिप दिया। अब आप जीतो 100 रुपये जीते आपने, मान लो 30 तो आपका टैक्स लग जाएगा, 30% टैक्स, सरचार्ज सेस अलग लगेगा, वो अलग बात है, सेस तो लगता ही है, सरचार्ज अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तब लग जाता है, तो सेस वगैरह वो लगेगा, प्लस 28 और जीएसटी दे दो, बचेगा क्या आपके पास, 100 रुपये मान लो आपने जीते, हारे वो अलग बात है, लेकिन जीते तो 100 रुपये जीते तो 58 रुपीज़ तो गवर्नमेंट ले जाएगी, लगभग 60 रुपये गवर्नमेंट ले जाएगी। तो आप सोचोगे क्या खेलेंगे, 60 तो गवर्नमेंट ही ले जाती है। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया। वैसे इस पर टैक्स रेट हो जानी चाहिए थी 50-60% की, और भी अच्छा होता, ये गेम खेलने वाले भी बर्बाद होते और ये जो मतलब जो गेम खिलाने वाले हैं वो भी बर्बाद होते, और जो गेम खेलने वाले हैं वो ऐसे फालतू चीज़ें छोड़ के काम धंधे पे लगते। तो चलो ये तो अच्छा स्टेप था, ये वाला सेक्शन आया गया, 30% टैक्स होगा। यहाँ पे बस एक चीज़ कर दी इन्होंने, थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया, यहाँ नेट विनिंग पे टैक्स लगेगा। नेट विनिंग का मतलब क्या है, अभी अपन समझ लेंगे नेट विनिंग क्या होती है। ग्रॉस विनिंग पे नहीं होगा, नेट विनिंग पे लगेगा। अब नेट विनिंग क्या होती है बता रखा है। नेट विनिंग मतलब आपने कोई ऑनलाइन गेम खेला है, अपन एक बात करते हैं ड्रीम 11 की। आपने ड्रीम 11 पे टीम बना के गेम खेला, ड्रीम 11 पे, और वहाँ आपको विनिंग्स हुई, पूरी की पूरी ग्रॉस विनिंग्स ले लेंगे। अब ग्रॉस विनिंग में एक चीज़ और लेंगे, आपको ये कंपनीज़ क्या करती है, मैंने बताया था ये गेम खिलवाती हैं आपको, ये गेम खिलवाने वाली कंपनीज़ है सारी कंपनीज़, चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे माई 11 सर्किल हो, चाहे आपकी ये रमी खिलवाने वाली कंपनी हो, चाहे पबजी खिलवाने वाली कंपनी, और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ होती हैं, लूडोस वगैरह खिलवाती हैं पैसों में, तो काफ़ी सारी कंपनी होती हैं। वो आपको क्या करती हैं, ज्वाइनिंग बोनस देती है, एक रेफरल बोनस देती है और एक इंसेंटिव वगैरह देती रहती है। ज्वाइनिंग बोनस तो जैसे ज्वाइन करते हो दे देती हैं आपको। रेफरल बोनस, आपने उस ऐप को किसी और को रेफर किया अपना कोड लगवा के, तो आपको रेफरल बोनस भी मिलता है। आप अपने फ्रेंड को और बर्बाद करो, ताकि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को या अपने रिश्तेदार वगैरह को गेम का रेफरेंस देके और बर्बाद करो उनको भी, तो उसका भी बोनस देती हैं आपको। इसके अलावा ये आपको इंसेंटिव्स वगैरह भी देती रहती हैं। कौन देती है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म वाले देते रहते हैं। तो अगर मान लो इन्होंने ज्वाइनिंग बोनस, रेफरल बोनस, इंसेंटिव दिया, दो तरह के होते हैं ये भी। एक तो ये ऐसा देते हैं कि ये जो आपने ऐप बनाया, जो ऐप आपने डाउनलोड किया, उस ऐप में जो वैलेट बना आपका, जो आपका ऐप में वैलेट बना या अकाउंट बना, उसमें वो आपके क्रेडिट तो हो जाते हैं, लेकिन आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते उस पैसे को। मतलब उस पैसे को विड्रॉ करके आप अपने बैंक अकाउंट में, जो आपका खुद का बैंक अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते। नॉन विड्रॉएबल होते हैं कुछ तो, और कुछ ऐसे भी ज्वाइनिंग बोनस होते हैं, कुछ ऐसे रेफरल बोनस भी होते हैं जो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे अपने वॉलेट में, आपके वॉलेट में जो आपका इनके ऐप पे जो वॉलेट बना हुआ है, 500 रुपीज़ क्रेडिट कर दिया, आप 500 वहाँ से विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो विड्रॉएबल भी होते हैं, नॉन विड्रॉएबल भी होते हैं। अगर ये विड्रॉएबल है, कैसे हैं विड्रॉएबल, आप उनके वॉलेट से विड्रॉ करके, मतलब आपका जो वॉलेट बना उनके ऐप पे, तो उनके ऐप पे जो वॉलेट बना हुआ है उससे अगर आप इनको विड्रॉ कर सकते हो, इन ज्वाइनिंग बोनस को, रेफरल बोनस को, इंसेंटिव को विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉएबल वाला है, तो वो भी विनिंग का पार्ट बनेगा, क्योंकि वो भी आपको फ्री में मिला है, वो भी आपने एक तरीके से जीता है फ्री में। बाकी गेम वालों ने तो आपको पागल बनाने के लिए दिया है ताकि आपको लत लग जाए, तो वो भी आपके ग्रॉस विनिंग का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर वो विड्रॉएबल नहीं है ज्वाइनिंग बोनस, रेफरल बोनस, इंसेंटिव, तो वो टैक्सेबल नहीं होता, वो इग्नोर करना है। मतलब कभी कभी क्या होता है, गेम वाले क्या करते हैं, आपको ज्वाइनिंग बोनस देते हैं ना 500 रुपीज़ का, आप विड्रॉ तो नहीं कर सकते, उसको विड्रॉ करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर तो नहीं कर सकते। आप क्या करते हो, 500 रुपीज़ से गेम खेल सकते हो, मतलब उस ऐप में गेम खेल सकते हो, लेकिन विड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसा है, नॉन विड्रॉएबल है तो टैक्सेबल नहीं होगा, नॉन विड्रॉएबल है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। विड्रॉएबल है तो क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा, ग्रॉस विनिंग का पार्ट बन जाएगा, नॉन विड्रॉएबल है तो इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं।
तो ग्रॉस विनिंग ले लिया, इसमें से अपन लेस करेंगे लॉस फ्रॉम सेम ऑनलाइन गेम। आप लॉस लेस कर सकते हो यहाँ पे। ड्रीम 11 पे आपने कोई गेम खेला, उसमें आपने पैसा जीता, अब ड्रीम 11 पे वापस गेम खेला, उसमें आप हार भी गए वापस, तो जो हारे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जितना जीता सारा ले लो क्रॉस, और जितना भी हारे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सारा लेस कर दो। लॉस फ्रॉम सेम ऑनलाइन गेम, लॉस फ्रॉम सेम, यहाँ पे ध्यान देना, सेम ऑनलाइन, सेम गेम का लॉस आप लेस कर सकते हो, इसलिए नेट विनिंग है यहाँ पे। नहीं तो इसको यहाँ भी चिपका सकती थी गवर्नमेंट, यहीं लिख देती सेक्शन में, पर यहाँ तो क्या ग्रोस बेसिस पे पूरी, यहाँ तो 1 रुपये का भी लॉस लेस नहीं कर सकते, 1 रुपये का भी नहीं कर सकते। यहाँ कर सकते हो आप, सेम गेम का कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि ड्रीम 11 पे आपको मान लो आपने पैसा जीता और आपने माई 11 सर्कल पे भी अपना अकाउंट बना रखा था, वहाँ पैसा हार गए माई 11 सर्कल पे, तो माई 11 सर्कल पे जो पैसा हारा उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसको लेस नहीं कर सकते, सेम गेम का लेस कर सकते हो, सेम गेम की विनिंग से सेम गेम का लेस कर सकते हो। ऐसे ही मान लो आप पबजी खेलते हो, पबजी में पैसा हार रहे हो, तो वो पैसा हारा हुआ यहाँ लेस कर सकते हो, वो लेस नहीं कर सकते, सेम कंपनी का जो गेम है उसी का लेस कर सकते हो। तो ड्रीम 11 का जो गेम का लॉस है वही लेस किया जा सकता है ड्रीम 11 की विनिंग से। ऐसा नहीं कि माई 11 सर्कल का कर लोगे, आप बोलोगे माई 11 सर्कल भी सेम गेम है ड्रीम 11 जैसा, सेम तो है गेम, लेकिन कंपनी तो अलग होगी ना, ड्रीम 11 अलग है, वो अलग है, जो भी कंपनी है वो अलग है, तो सेम ऑनलाइन गेम होना चाहिए, उसका आप लेस कर सकते हो, ये आएगी नेट विनिंग। अब इसमें एक चीज़ फालतू सी बता रखी है, अगर मान लो आपने ड्रीम 11 पे काफ़ी सारे अकाउंट बना रखे हैं, आपने बना रखे हैं काफ़ी सारे अकाउंट, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं अलग अलग मेल आई डी डाल के अकाउंट बना लेते हैं ताकि उनको ज्वाइनिंग बोनस फ्री का मिलता रहे, तो काफ़ी सारे मल्टीपल अकाउंट बना रखे हैं, मल्टीपल वैलेट बना रखे हैं आपने, तो ऐसे केस में क्या होगा, नेट विनिंग आपका सभी अकाउंट का एग्रीगेट मिला के देखेंगे। नेट विनिंग कैसे निकालेंगे, एग्रीगेट, मतलब सभी अकाउंट की एग्रीगेट ग्रोस विनिंग लेंगे ड्रीम 11 की, और ड्रीम 11 का सभी अकाउंट का एग्रीगेट ग्रोस लॉस लेंगे ड्रीम 11 का। ये फालतू पॉइंट का काम का नहीं था। अब जो नेट विनिंग निकालने का एक तरीका गवर्नमेंट ने बता रखा है, इनकम टैक्स में बता रखा है, इनकम टैक्स रूल्स में नेट विनिंग निकालने का, मतलब कुछ लोग अनपढ़ लोग होते हैं ना, जो गेम वगैरह खेलते हैं, काफ़ी सारे अनपढ़ भी होते हैं, आपको पता है कैसे कैसे लोग होते हैं, बेरोजगार भी काफ़ी सारे खेलते हैं गेम, और जो जॉब वगैरह कर रहे हैं वो भी खेलते हैं, हर तरह के लोग खेलते हैं, और जो बच्चे हैं 10वीं 12वीं के, तो वो भी खेलते हैं गेम। तो गेम काफ़ी सारे लोग खेलते हैं, तो आधे तो बिल्कुल दिमाग से पागल होते हैं, दिमाग से पागल वाले भी हैं, अनपढ़ भी हैं, हर तरह के लोग हैं, तो उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े विनिंग्स निकालने के लिए, तो एक शॉर्टकट तरीका बता रखा है, क्या है वो अपना एग्जाम्पल से समझ लेंगे। बाकी अपन को तो इस तरह से निकालना है, ग्रोस विनिंग ले लो माइनस लॉस लेस कर दो, बाकी तरीका और बता रखा है, A+D - B+C, ये और देख लेंगे अभी अपन। अब कुछ अदर पॉइंट और बता रखे हैं यहाँ, पहले वो देख लेते हैं। इस इनकम से बाकी कोई खर्चे की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने मान लो ड्रीम 11 पे टीम बनाई, गेम खेल रहे हो, अब आप बोलोगे मेरा तो इंटरनेट का रिचार्ज करवाना पड़ता है ड्रीम 11 पे गेम खेलने के लिए, मेरे को हर महीने 500 रुपीज़ का रिचार्ज करवाना पड़ता है, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो खर्चा है आपका लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा, चैप्टर 6 की डिडक्शन मिलेगी नहीं क्योंकि स्पेशल रेट का सेक्शन है तो वो मिलती नहीं है। इसके अलावा बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट का बेनिफिट इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा, अगर मान लो 2 लाख की विनिंग हुई है उसको सीधा 30% टैक्स लग जाएगा, वो स्लैब वाला बेनिफिट नहीं ले सकता उसमें। इसके अलावा इस इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकता, इस इनकम से कोई भी हेड का लॉस आ रहा है, मान लो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, सैलरी में तो आता नहीं, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह में कोई लॉस आ रहा है तो सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बता रखा है अगर मान लो ऑनलाइन गेम से लॉस होता है तो वो बाकी किसी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, बाकी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, वो सेट ऑफ तो हो जाएगा, बस किससे हो जाएगा, देखो ऊपर देखा था मैंने, सेम ऑनलाइन गेम वाला लॉस सेम ऑनलाइन गेम की विनिंग से लेस कर सकते हो आप, बाकी दूसरे ऑनलाइन गेम से भी लेस नहीं कर सकते, दूसरे ऑनलाइन गेम से लेस नहीं कर सकते, तो बाकी इनकम को भूल ही जाओ। बाकी अगर आप सोचते हो कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से लेस कर लेंगे, नहीं कर सकते। सैलरी की इनकम हो रही है आपको, उससे सेट ऑफ कर लेंगे, नहीं कर पाओगे सेट ऑफ, बस एक्सेप्ट विनिंग फ्रॉम सेम गेम, सेम गेम की जो विनिंग है, सेम गेम की जो विनिंग है उसी से आप क्या कर सकते हो, उसको सेट ऑफ कर सकते हो, सेम गेम की विनिंग से लेस कर सकते हो बस, बाकी किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, किसी भी इनकम से उसको लेस नहीं कर सकते। अब एक एग्जांपल बनाया था मैंने इसको समझाने के लिए, एक पर्सन है रोहित, उसने ड्रीम 11 पे अपना अकाउंट बनाया यूजर अकाउंट, और उसका वहाँ वैलेट बन गया, तो रोहित ने अपने वैलेट की डिटेल दी आपको उसके टैक्स निकालने के लिए, 115 BBJ वाला टैक्स निकालना है रोहित का, तो 115 BBJ में उसको नेट विनिंग निकालनी है आपको, तो वैलेट की डिटेल दी है उसने, जो यूजर अकाउंट उसने ड्रीम 11 पे बना रखा है ना, उसकी डिटेल यहाँ आपको दी है उसने। सबसे पहले 1 अप्रैल को जो ओपनिंग बैलेंस था उसका, इस अकाउंट का 1 अप्रैल होता है अपना प्रीवियस ईयर, तो 1 अप्रैल को इसका कोई बैलेंस नहीं था, 1 अप्रैल को उसने मान लो अकाउंट बनाया, 1 अप्रैल को उसने ड्रीम 11 का ऐप डाउनलोड किया, 1 अप्रैल बना लिया मान लो, हो सकता है बाद में बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी बना सकता है, 1 अप्रैल को बनाया मान लो। ज्वाइनिंग बोनस इसको मिला, जैसे ही उसने ऐप डाउनलोड किया उसको ज्वाइनिंग बोनस मिला 1000 रुपीज़ का, ड्रीम 11 वालों ने उसके वैलेट में क्रेडिट कर दिया, जो विड्रॉएबल नहीं है, रोहित इसको विड्रॉ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता कि विड्रॉ करके अपने अकाउंट में डाल लेगा, तो जनरली यही होता है, ज्वाइनिंग बोनस विड्रॉएबल नहीं देती, कुछ कंपनीज दे भी देती हैं, वो अलग बात है, बाकी जनरली नहीं देती। तो ज्वाइनिंग बोनस
विड्रॉएबल नहीं है, 1000 रुपीज़ इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। 10 अप्रैल को रोहित ने क्या किया, इसको गेम खेलना था, इसको थोड़ा बड़ा गेम खेलना था, 1000 रुपीज़ से कुछ होने वाला नहीं था, तो इसने क्या किया, खुद का पैसा इसमें ऐड किया, घर वालों से लेके आया तो, या खुद की सैलरी से इसने क्या किया, खुद के बैंक से इस वैलेट में 20,000 रुपीज़ ऐड कर लिए। खुद के बैंक से, खुद का जो पैसा था रोहित का, खुद का कमाया हुआ है तो, या घर वालों से इसको जो पैसा मिलता है वो इसने क्या किया, ड्रीम 11 के वैलेट में डाल दिया 20,000 रुपीज़। तो इसके बैलेंस कितना हो गया वैलेट में, 21,000 रुपीज़। 15 अप्रैल को इसने गेम खेला और जीत भी गया। स्टार्टिंग में कितने जीता इसने, 40,000 रुपये जीत गए गेम में, 40,000 रुपीज़ जीत गया। तो इसका बैलेंस कितना हो गया, 61,000 हो गया। 40,000 इसके वैलेट में आ गए पैसे, 61। 4 मई को इसने फिर गेम खेला। 4 मई को मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच था या कोई भी IPL का मैच चल रहा था, फिर वापस इसने सट्टा लगाया, ये जुआरी तो बन ही गया था, तो इसने जुआरी ने क्या किया, वापस गेम खेला, इस बार हार गया। इस बार 10,000 रुपीज़ ये हार गया और इसका बैलेंस आ गया 51,000 रुपीज़। कितना हो गया, 51,000 रुपीज़। 20 जून को इसने क्या किया, इसने अपने दोस्तों को बताया कि देखो मैंने ड्रीम 11 पे टीम बनाई थी, अकाउंट वगैरह बनाया था, मैं पैसे जीत गया था एक बार। तो इसके दोस्त भी इसके बातों में आ गए, तो इसने बोला कि तुम ऐसा करो, ये मेरा कोड यूज़ करो। दोस्तों को बोला मेरा कोड यूज़ करो, इससे क्या होगा, तुम्हारे को भी ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा और मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इसने रेफरल किया, अपने फ्रेंड को रेफ़र किया और इसको मिला रेफरल बोनस। फ्रेंड ने डाउनलोड कर लिया होगा, इसको रेफरल बोनस मिला, कितने का, 5,000 रुपीज़ का। ये भी इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। कितना होगा बैलेंस इसका, 56,000 का बैलेंस हो गया। और ये रेफरल बोनस क्या है, विड्रॉएबल है। कैसा है, विड्रॉएबल, मतलब रोहित चाहे तो इसको विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकता है। अब 30 जून को क्या हुआ, इसने इस अकाउंट से, वैलेट से, ड्रीम 11 वाले वैलेट से 30,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए। 30,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए। 56,000 का बैलेंस था तो 30,000 विड्रॉ कर लिए, बैलेंस रह गया अब 26,000 का। विड्रॉ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, ये ज्वाइनिंग बोनस जो स्टार्टिंग का था, नॉन विड्रॉ में लिखा हुआ है, ये नहीं कर सकता, बाकी तो कर सकता है। तो इसने विड्रॉ किया, इसका 26,000 का बैलेंस रह गया। उसके बाद मान लो ड्यूरिंग द ईयर ये पकड़ा गया, घर वालों ने देख लिया ये क्या बन गया, जुआरी बन गया, गेम खेलते हुए देख लिया होगा इसको, तो पकड़ लिया इसको, तो इसने गेम खेलना कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया। तो ड्यूरिंग द ईयर फिर इसने गेम खेला ही नहीं। ये हाल है इसकी। अब आपको इसकी ग्रोस विनिंग देखनी है, ग्रोस विनिंग क्या है और नेट विनिंग निकालनी है उसके बाद। तो ग्रोस विनिंग क्या होगी, एक तो इसने गेम में कितना पैसा जीता, देखो 40,000 जीता था, एक बार जीता था, हो सकता है बार बार जीते तो टोटल ले लेते अपन। मान लो एक बार वापस गेम खेला था इसने, वापस गेम खेल के इसने 5,000 रुपये और जीत लिए थे, वो भी ले लेते। मान लो ऐसा होता तो, दे रखा होता तो इस वाले टेबल में तो खाली बस एक दे रखा है 40,000, तो 40,000 तो ये अपन ले लेंगे। और बताओ और क्या लोगे ग्रोस विनिंग में, एक तो 40,000 ले लोगे और एक ये 5,000 भी ले लेंगे। इसको रेफरल बोनस मिला है, वो भी कैसा, विड्रॉएबल, वो भी ग्रोस विनिंग का पार्ट बनता है क्योंकि विड्रॉ कर सकता है। ये भी एक तरीके से क्या है, एक तरीके से इसकी विनिंग है। तो ग्रोस विनिंग कितनी आ जाएगी, 45,000 आ गई ग्रोस विनिंग, 45,000 तो आ गई ग्रोस विनिंग। अब नेट विनिंग निकालनी है। नेट विनिंग कैसे निकालते हैं, ग्रोस विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम माइनस लॉस फ्रॉम सेम ऑनलाइन गेम। अब सेम गेम है ड्रीम 11, इसमें लॉस भी हुआ था। लॉस कितना हुआ था इसको, देखो 10,000 को हुआ था एक बार। मान लो 2-3 बार हुआ है, टोटल सबका ले लेते हैं। मान लो एक बार और खेला था इसने गेम और उसको तब 2,000 रुपये का लॉस हो गया था, वो भी ले लेते हैं अपन। यहाँ तो एक ही दे रखा तो एक ले लेते हैं 10,000 का। 10,000 का लॉस अपन लेस कर देंगे क्योंकि सेम गेम का लॉस ये लेस कर दिया। 35,000 की क्या आ गई, नेट विनिंग। 35,000 की आ गई नेट विनिंग। इस 35,000 पे क्या लगेगा, 115 BBJ में 30% से टैक्स लगेगा। सरचार्ज सेस वगैरह बाद में ऐड कर देंगे, ये तो खाली टैक्स लगेगा, कोई खर्चे वगैरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कभी आप सोचो चलो रोहित का इंटरनेट का खर्चा हुआ 500 का, लेस कर दे, कुछ लेस नहीं होगा, टैक्स लग जाएगा स्पेशल रेट से। अब अपन देखते हैं अल्टरनेटिव कैलकुलेशन क्या दे रखी है गवर्नमेंट ने नेट विनिंग निकालने की। आंसर सेम ही आएगा, बस तरीका बता रखा है अल्टरनेटिव। तो जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको बोल दिया कि आप तो बस ऐसे वैल्यू डाल दो, सीधा आपकी आ जाएगी नेट विनिंग। क्या बताया, A + D - B + C, A + D - B + C। ए मतलब रोहित ने जो भी अमाउंट विड्रॉ करी वो ले लो, ड्यूरिंग द ईयर जो भी अमाउंट विड्रॉ करी उस अकाउंट से पूरी की पूरी एग्रीगेट ले लो। डी मतलब रोहित का जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रीवियस ईयर के एंड का 31 मार्च का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो इसमें ऐड कर दो। A + D हो गया, विड्रॉ करी वो ले लो और क्लोजिंग बैलेंस ले लो, क्लोजिंग बैलेंस जो भी आ रहा है वो ले लो। और इसमें से लेस कर दो दो चीज़ों का सम, एक तो B और एक C। B मतलब रोहित ने जो भी अमाउंट डिपॉजिट करी थी, मतलब जो भी खुद का पैसा घर वालों से लेके या तो या खुद की इनकम से जो रोहित ने पैसा डिपॉजिट किया था इस वैलेट में ऐड किया था, एक तो वो ले लो। एक कोई ऐसा ज्वाइनिंग बोनस, रेफरल बोनस, इंसेंटिव मिला है रोहित को जो नॉन विड्रॉएबल था, तो टैक्सेबल नहीं था, तो उसको भी इसमें बी में मान लो, उसको भी बी का पार्ट मान लो। तो बी में क्या लेना, एक तो रोहित ने जो अमाउंट ऐड करी थी वो, रोहित ने जो पैसा इसमें ऐड किया था गेम खेलने के लिए, तो वो एक जो नॉन विड्रॉएबल पैसा था, नॉन विड्रॉएबल वाला था, वो फालतू था, वो भी इसका पार्ट बन जाएगा, वो भी अपन इसमें से हटाएंगे बी।
और सी रहेगा ओपनिंग बैलेंस, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल का, 1 अप्रैल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो रहेगा सी। तो ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, एक तो जो अमाउंट विड्रॉ की वो प्लस क्लोजिंग बैलेंस माइनस, माइनस क्या करना है, रोहित ने जो पैसा ऐड किया वो, रोहित ने जो पैसा ऐड किया उसमें जो नॉन विड्रॉएबल डिपॉजिट है, नॉन विड्रॉएबल जो क्या बोलते हैं उसको इंसेंटिव वगैरह मिला है वो भी उसमें ऐड कर लेना, और एक ओपनिंग बैलेंस सी मतलब ओपनिंग बैलेंस ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, ये आ जाएगा आपका नेट विनिंग। सेम आएगा, निकाल के देख लो। देखो इसके केस में अपन बात करें तो अमाउंट विड्रॉ कितनी की रोहित ने 30,000, ए ले लिया, ए क्या हो गया 30,000, ये हो गया ए प्लस डी, डी क्या है क्लोजिंग बैलेंस, डी ले लिया 26,000, ए प्लस डी। मान लो 31 मार्च को यही था बैलेंस, उसके बाद उसने कोई गेम नहीं खेला, वैसे 30 जून का डाटा दे रखा है इसमें, लेकिन ऐसा मान लो उसके बाद कोई गेम नहीं खेला पूरे साल में, तो यही था उसका बैलेंस। तो ए प्लस डी ले लिया, माइनस करेंगे इसमें बी प्लस सी। बी क्या था, रोहित ने पैसा कितना ऐड किया था, देखो 20,000 ऐड किया था रोहित ने, 20,000 अमाउंट डिपॉजिट, प्लस उसके अंदर वो भी ले लेना जो ऐसा ज्वाइनिंग बोनस है जो विड्रॉवल वगैरह नहीं होता, तो वो करके 21,000 आ गया, 20 + 1 21,000, ये आ गया बी प्लस सी। ओपनिंग बैलेंस क्या था 1 अप्रैल का, देखो ओपनिंग बैलेंस क्या था 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस क्या था, ओपनिंग बैलेंस क्या था, नील था ना, ये देखो ओपनिंग बैलेंस नील था, तो 56,000 माइनस 21,000 35,000 आ गया, 35,000 आ जाएगा। तो ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी कर लो, यही आएगा। मान लो इसे अमाउंट विड्रॉ करी होती, मान लो एक तरीके से 30,000 की जगह मान लो इसने करी हुई होती विड्रॉ 50,000, तो इसका बैलेंस बच जाता है यहाँ पे 6,000 का, अभी भी आंसर हो जाता। ए प्लस डी करते तो वही 56,000 रहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अनपढ़ लोग होते हैं गेम खेलने वाले काफ़ी सारे, तो उन अनपढ़ लोगों के लिए एक अल्टरनेटिव तरीका बना दिया कि आप तो सीधा फिगर डालो, अकाउंट जो आपका बैलेंस आ रहा है इसमें उस अकॉर्डिंग सीधा फिगर डालो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। क्या उसमें निकालोगे ग्रोस इनिंग पूरा स्टेटमेंट निकालोगे, इससे बढ़िया तो सीधा आप क्या करो, क्लोजिंग बैलेंस देखो, अमाउंट जो ऐड किया वो देखो, ओपनिंग बैलेंस देखो, और कोई ऐसा ज्वाइनिंग बोनस आपको मिल रहा है जो विड्रॉएबल नहीं है वो देख लो, और इसके बेस पे फॉर्मूला बन गया। और सेम ही आएगा आंसर, ऐसा नहीं होगा आंसर चेंज होगा, कभी आप सोचो आंसर चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा। ये था विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम जो अपन ने देखा, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। इसका सेम इस तरह से एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होकर एग्जाम में आ सकता है। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। इंटरेस्ट की इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। इंटरेस्ट की इनकम देखो अलग अलग टाइप की होती है। सबसे पहले इंटरेस्ट आपको मिल रहा है सिक्योरिटीज़ पे, गोल्ड डिवेंचर वगैरह पे, या आपने किसी को डिपॉजिट वगैरह दे रखा है, डिपॉजिट वगैरह मतलब लोन वगैरह दे रखा है, तो लोन्स वगैरह पे, सिक्योरिटीज वगैरह पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको आप मान लो आपका धंधा ही क्या है, मनी लेंडिंग का धंधा है, लोन वगैरह देने का, डिपॉजिट देने का धंधा है, या मान लो आपका धंधा ही क्या है, डिबेंचर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने का, सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने का, तो इंटरेस्ट की इनकम चली जाती है पीजीबीपी में। लेकिन आपका धंधा नहीं है, आपने तो ऐसे ही किसी को लोन दे दिया या ऐसे ही डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रखा है, तो धंधा नहीं है आपका, तो उस पर जो इंटरेस्ट की इनकम होगी अदर सोर्स की इनकम बनती है। और इस इंटरेस्ट की इनकम में से आपको खर्चों का डिडक्शन भी मिल जाता है। मान लो आपका कोई भी खर्चा हुआ है, इंटरेस्ट का या ब्रोकरेज का या कोई और खर्चा हुआ, तो यहाँ डिडक्शन ले सकते हो। यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि 20% तक मिलेगी, यहाँ सारे खर्चे भी कवर्ड है और दूसरा कोई लिमिट भी नहीं है, डिडक्शन ले सकते हो। बस इसमें दिक्कत क्या है, सेम एज पर पीजीबीपी प्रोविजन, जैसे पीजीबीपी में होता है ना, वैसे ही प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको डिडक्शन मिलेगी। मतलब अगर आपने मान लो कोई खर्चा किया, टीडीएस कटना चाहिए था, टीडीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस नहीं काटा डिडक्शन नहीं मिलेगी। कोई खर्चा किया 10,000 से ज़्यादा का कैश वगैरह से कर दिया, तो डिसअलाउ हो जाता है ना पीजीबीपी में, यहाँ भी क्या हो जाएगा डिसअलाउ। तो इंटरेस्ट वगैरह की यहाँ सारी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर उस इनकम को अर्न करने के लिए कोई भी खर्चा हुआ है, ब्रोकरेज का, अदर कोई भी खर्चा हुआ है, डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी। दूसरा है आपको बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक डिपॉजिट मतलब बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में देखो, या तो आप करंट अकाउंट में पैसा डालते हो या सेविंग में या एफडी पे। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन सेविंग पे और एफडी पे मिलता है। तो सेविंग अकाउंट में अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है या एफडी में आपने करवा रखी है पैसे की, तो आपको बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है। वो हमेशा कहाँ आता है, हमेशा अदर सोर्स की इनकम बनता है, हमेशा अदर सोर्स की इनकम बनता है। किसी का धंधा नहीं होता एफडी करवाने का, मतलब किसी ने धंधा ही खोल रखा है एफडी करवाने का, या किसी ने धंधा ही खोल रखा है सेविंग अकाउंट में पैसा डालने का, वो बिजनेस होता ही नहीं। तो हमेशा अदर सोर्स की इनकम बनता है। इसके अलावा टैक्स के रिफंड में आपको इंटरेस्ट मिला, या तो आपको गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का रिफंड किया, या जीएसटी का रिफंड किया, या कस्टम ड्यूटी का रिफंड किया। अब रिफंड किया तो गवर्नमेंट उस पैसे पे इंटरेस्ट भी देती है, जो रिफंड किया उसके ऊपर उस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट मिलता है तो टैक्सेबल होगा अदर सोर्स में, हमेशा कहाँ होगा, अदर सोर्स में आएगा। और कब टैक्सेबल होगा, ये रिसीव बेसिस पे टैक्स रिफंड का पैसा टैक्सेबल होता है, क्योंकि ये बात आईसीडीएस में बता रखी है, अपने पीजीबी में पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन टैक्स रिफंड कब टैक्सेबल होता है, चाहे आप ड्यू कोई सा भी सिस्टम फॉलो करो, अप्रूवल सिस्टम चाहे कैश सिस्टम, हमेशा रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होता है। आगे बता रहा है कुछ इंटरेस्ट की इनकम एग्जाम भी होती है, एक तो पीपीएफ पे इंटरेस्ट मिलता है, एग्जाम होता है। दूसरा पोस्ट ऑफिस में अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खुलवाते हो,
तो वहाँ भी इंटरेस्ट मिलता है, तो एग्जाम्प्ट होता है। कितना एग्जाम्प्ट होता है? अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500 तक का एग्जाम्प्ट होता है, और जॉइंट अकाउंट है, आपने अपनी वाइफ के नाम डलवा रखा है आपके साथ, जॉइंट अकाउंट है आपका, तो 7000 तक का एग्जाम्प्ट हो जाता है। बाकी डिफरेंस अमाउंट आपका अदर सोर्स की इनकम बन जाता है। अगर आपको गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट पर इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी एग्जाम्प्ट होता है वो इंटरेस्ट। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट को कैपिटल एसेट भी नहीं माना जाता, मतलब गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ही फायदा है। इनको अगर आगे जाके सेल भी करोगे तो कैपिटल गेन भी नहीं आएगा। इन पे इंटरेस्ट की इनकम होगी, वो टैक्सेबल भी नहीं होगी, वो भी क्या होती है? एग्जाम्प्ट होती है। क्या होती है? एग्जाम्प्ट होती है। अब आ जाओ कंपनसेशन या इनहेंस कंपनसेशन पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। मैंने बताया था गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेती है, गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन देती है। आप खुश नहीं होते कंपनसेशन से, आप क्या चले जाते हो कोर्ट में, चले जाते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कोर्ट ने आपका कंपनसेशन बढ़ा दिया, वो होता है इनहेंस कंपनसेशन। अब गवर्नमेंट कंपनसेशन इनहेंस कंपनसेशन देने में टाइम लगा देती है, तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी देती है। तो इंटरेस्ट टैक्सेबल तो कब होगा? टैक्सेबल जब आपको रिसीव हो जाएगा। इस ईयर में रिसीव होगा, उस ईयर में इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। जितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो ले लो, और उसमें से 50% का मिल जाएगा आपको, फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा 50% का। ये आपकी अदर सोर्स की इनकम आ जाएगी, कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगा, खाली 50% का यहाँ एक लिमिट दे दी, 50% का फ्लैट डिडक्शन ले लो, जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ उसका 50% कर दो। एडवांस मनी फॉरफिट हुई है आपकी कब? 1 अप्रैल 2014 है, उसके बाद अदर सोर्स की इनकम बनेगा। कहाँ की बनेगा? अदर सोर्स की। आगे बता रखा है आपने प्लांट मशीनरी फर्नीचर को रेंट पे दिया है, आपका धंधा नहीं है प्लांट मशीनरी फर्नीचर को रेंट पे देने का, ऐसे ही कोई पड़ा हुआ था आपके पास मशीनरी फर्नीचर, उसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया, कहाँ जाएगा वो? अदर सोर्स में जाएगा। रेंट अमाउंट ले लो, जो भी रेंट मिल रहा है, और जो भी खर्चे हो रहे हैं प्लांट मशीनरी फर्नीचर के रिगार्डिंग, रिपेयर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस सारे लेस कर दो। लेस कैसे करो? लेकिन एज पर पीजीबीबी, जैसे पीजीबीबी में डिडक्शन मिलती है सेम वैसे यहाँ आपको डिडक्शन मिल जाएगी, और ये आपकी आ जाएगी अदर सोर्स की इनकम। फिर अपने देखा फैमिली पेंशन, ये क्या होता है? एम्प्लॉय की डेथ हो गई, एम्प्लॉय की डेथ के बाद एम्प्लॉयर ने क्या किया? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय की फैमिली को मंथली पेंशन देना स्टार्ट कर दिया, ताकि एम्प्लॉय की फैमिली का घर खर्च चल सके, तो इसे बोलते हैं फैमिली पेंशन। मतलब एम्प्लॉय काफ़ी दयालु था और वो एम्प्लॉय की फैमिली को मंथली पेंशन देता है एम्प्लॉय की डेथ के बाद, ये बनती है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन अगर किसी को मिलती है, किसको मिलती है? एम्प्लॉय की फैमिली को मिलती है, तो एम्प्लॉय की फैमिली के हैंड्स में अदर सोर्स की इनकम बनती है, लेकिन उसमें डिडक्शन भी मिलती है। डिडक्शन कितनी मिलती है? जो भी फैमिली पेंशन मिली उसका 1/3 कर दो, और 15,000 पर एनम, ध्यान देना 15,000 पर एनम की लिमिट है, पर एनम। इन दोनों में से जो भी लोअर फिगर आएगा उतना डिडक्शन मिल जाएगी, बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बता रखा है कोई आर्म्ड फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स का जवान था और वो शहीद हो गया। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसकी विडो चिल्ड्रन को, मतलब उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन दे रही है, तो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट हो जाती है, उस पर कोई लिमिट नहीं लगती, पूरी की पूरी क्या हो जाती है? एग्जाम्प्ट, पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट हो जाती है। आगे देखा अपन ने एमपी एमएलए को सैलरी की इनकम होती है। सैलरी इनकम मतलब पार्लियामेंट से या असेंबली से। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमपी एमएलए को पार्लियामेंट या असेंबली से पे और अलाउंस मिलते हैं, पे और अलाउंस मिलते हैं। एक तरीके से वो सैलरी मिलती है, पर वो सैलरी हेड में नहीं जाती, क्योंकि पार्लियामेंट, असेंबली और एमपी एमएलए के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं माना जाता। नहीं माना जाता तो कहाँ जाएगी फिर वो? तो वो बनती है अदर सोर्स की इनकम। तो जो भी सैलरी इनकम मिली वो अदर सोर्स की इनकम बनती है, लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं, डेली अलाउंस और कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, ये तो पूरे एग्जाम हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी सैलरी इनकम मिली या डीएनएस अलाउंस मिला मान लो, या एचआरए मिला, कुछ भी मिला, सारा का सारा कहाँ जाता है? अदर सोर्स में। और कोई भी एग्जामेशन नहीं मिलती, पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। ऐसा नहीं कि सैलरी वाली एग्जामेशन मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, डेली और कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, ये दो नाम से अलाउंस मिले, ये तो पूरे एग्जाम कर दो, बाकी जो भी पे अलाउंस मिला पूरा का पूरा चला जाएगा अदर सोर्स में। एमपी एमएलए का कोई बिजनेस है तो बिजनेस की इनकम तो पीजीबी में जाएगी। मान लो एमपी एमएलए की कोई प्रॉपर्टी है, रेंट पे चढ़ा रखी है, तो रेंट की इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। किसकी बात हो रही है? पार्लियामेंट असेंबली से जो पे अलाउंस मिलता है उसकी बात हो रही है, उसको अपन सैलरी बोलते हैं, लेकिन सैलरी हेड में नहीं जाता, वो यहाँ आता है, वो यहाँ आता है। आगे बता रखा है आपके कोई नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो गई। अब मैच्योरिटी में आपको पैसा मिल रहा है और वो यूलिप भी नहीं है और कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है, तो अदर सोर्स पर टैक्सेबल होगी। देखो यूलिप होती है तो कहाँ चली जाती है? कैपिटल एसेट बन जाती है। और कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा कहाँ जाता है? पीजीबी में चला जाता है, उनकी तो बात भूल जाओ। तो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी है और मैच्योरिटी पे पैसा मिल रहा है, और 10-10D में एग्जाम नहीं है। 10-10D पर कैपिटल गेन में पढ़ लिया था पूरा का पूरा। 10-10D में कुछ केस में मैच्योरिटी की अमाउंट एग्जाम हो जाती है, तो 10-10D में एग्जाम भी नहीं है। तो मैच्योरिटी पे जो पैसा मिला आपका अदर सोर्स की इनकम बनेगा नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। कितना बनेगा? जो भी अमाउंट मैच्योरिटी पे मिली वो ले लो, उसमें से जितना प्रीमियम आपने उस डेट तक पे कर दिया था वो प्रीमियम लेस कर दो, ये आपका आ जाएगा अदर सोर्स की इनकम, ये आ जाएगी अदर सोर्स की इनकम। फिर अपन ने देखा कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मतलब प्राइवेट कंपनी या तो या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, और वो क्या कर रही है? अपने कोई भी शेयर होल्डर को, कोई भी शेयर होल्डर, ध्यान देना है, कोई भी शेयर होल्डर, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है, चाहे कंपनी शेयर होल्डर है, चाहे वो फर्म शेयर होल्डर है, कोई भी शेयर होल्डर है, चाहे रेजिडेंट चाहे नॉन रेजिडेंट, चाहे कोई भी कैटेगरी का पर्सन है, कोई भी शेयर होल्डर है जिसको प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स इशू कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। और शेयर्स कैसे इशू कर रही है? एफएमवी से ज़्यादा पे, एफएमवी से ज़्यादा पे। मान लो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की एफएमवी है 150, शेयर्स कंपनी ने इशू कर दिए 170 पे, मतलब प्राइवेट कंपनी ने क्या कर दिया? 20 रुपीज़
एक्स्ट्रा रिसीव किया, ये 20 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा रिसीव किया, ये प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की क्या बन जाएगा, उस क्लोजली हेल्ड कंपनी की इनकम बन जाएगा। शेयर होल्डर की नहीं बनेगा, उस कंपनी की जिसने शेयर इशू किए हैं उस कंपनी की इनकम बन जाएगा। कहाँ की बनेगा, अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा। लेकिन कब लगेगा ये सेक्शन, ये बता रखा है, ये सेक्शन तब लगेगा अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए तो ये सेक्शन लगेगा। अब कंपनी की इनकम कितनी बनेगा, इशू प्राइस माइनस एफएमवी ऑफ शेयर्स, इशू प्राइस माइनस एफएमवी ऑफ शेयर्स, ये बन जाएगा कंपनी की इनकम। एफएमवी थी 150 की, कंपनी ने शेयर इशू कर दी 170, तो 170 माइनस 150 20 रुपीज़ की इनकम बन जाएगा। कब लगेगा सेक्शन, कंपनी ने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किया और एफएमवी से ज़्यादा पे, दो कंडीशन है, या तो शेयर सेक्शन एप्लीकेबल तब होगा जब प्रीमियम पे इशू किए। इनकम कब बनेगी, जब इशू प्राइस एफएमवी से ज़्यादा है। सेक्शन एप्लीकेबल कब होगा, जब प्रीमियम पे इशू किए। और इनकम कब बनेगी, जब इशू प्राइस जो है एफएमवी से ज़्यादा है। एग्जांपल से समझ लो, फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 120, एफएमवी 110, तो देखो फेस वैल्यू से ज़्यादा भी इशू किए, मतलब प्रीमियम हो गया, मतलब सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और इशू प्राइस देखो एफएमवी से ज़्यादा भी है, तो इशू प्राइस और एफएमवी का जो डिफरेंस है, इशू प्राइस 120, एफएमवी 110, 10 रुपीज़ का डिफरेंस कंपनी की क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। कंपनी की इनकम बनाएंगे, जो कंपनी शेयर इशू कर रही है उस क्लोजली हेल्ड कंपनी की, ये क्या बनेगा, अदर सोर्स की इनकम, अदर सोर्स की इनकम। ध्यान देना, ये पॉइंट आपका टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभार, ये पॉइंट डाल देते हैं, तो अपन को उस प्राइवेट कंपनी के अदर सोर्स की इनकम बनाना है इसको। दूसरा, फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस भी 100 है और एफएमवी 70 है। देखो एफएमवी से ज़्यादा पे इशू किया है, पर बताओ सेक्शन एप्लीकेबल होगा क्या, ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। फेस वैल्यू पे इशू किया है, देखो फेस वैल्यू पे, भले ही एफएमवी से ज़्यादा है फेस वैल्यू, पर प्रोविजन कब एप्लीकेबल होता है, जब शेयर प्रीमियम पे इशू होते हैं। तो फेस वैल्यू पे इशू किया है, सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 90, एफएमवी 70, एफएमवी से ज़्यादा पे इशू है, पर देखो फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 90, डिस्काउंट पे इशू किया है, ये तो प्रीमियम पे इशू करते हैं तब सेक्शन एप्लीकेबल होता है। डिस्काउंट पे इशू किया है, भले ही इशू प्राइस ज़्यादा है एफएमवी से, पर सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, भूल जाओ। आगे है फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 130, प्रीमियम पे इशू हो गया, सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और एफएमवी है 90, एफएमवी 90, मतलब एफएमवी से ज़्यादा है, इनकम बनेगी। इशू प्राइस माइनस एफएमवी 130 माइनस 90, 40 की बन जाएगी इनकम। अगला केस है फेस वैल्यू 100, इशू किया 110 पे, 110 पे इशू किया, मतलब प्रीमियम पे इशू किया है, सेक्शन तो एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन एफएमवी देखो 120 है, एफएमवी से कम पे इशू किया है, इनकम नहीं बनेगी यहाँ पे, और इनकम बनाओगे तो नेगेटिव आ जाएगी। 110 माइनस 120, नेगेटिव कभी इस सेक्शन में इनकम नहीं बनती, नेगेटिव नहीं बनाना, नेगेटिव हो तो भूल जाओ, इनकम नहीं बनेगी। सेक्शन तो एप्लीकेबल हो जाएगा लेकिन इनकम नहीं बनेगी। अब दो बता रखे, दो फालतू केस जहाँ ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। पहला, किसी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने शेयर इशू किया। वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग क्या होता है, कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस है, वो बनती है वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। तो कोई वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने शेयर इशू किए हैं, किसको इशू किए, वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी। अब आप बोलोगे वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी कौन होते हैं, ये होते हैं वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग के शेयर होल्डर, जो बड़ी मात्रा में इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये लोगों से पैसा जुटाते हैं ये फंड वाले, और वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी कौन है, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है, और वो शेयर्स इशू कर रही है, तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, मतलब उसकी कोई भी इनकम नहीं बनाएंगे, चाहे उसने एफएमवी से ज़्यादा पे किए हैं, प्रीमियम पे किए हैं, कुछ भी इनकम नहीं बनाएंगे। दूसरा कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप मतलब जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी या लिस्टेड पब्लिक कंपनी जो न्यू बनी है, न्यू मतलब अभी स्टार्ट हुए, उनको मैक्सिमम 10 ईयर हुए, 10 ईयर से पुरानी नहीं, मैक्सिमम 10 ईयर के आसपास हुए, उनका कुछ इनोवेटिव बिजनेस है, वो होते हैं स्टार्टअप, उनको अपन बोलते हैं स्टार्टअप। आप भी बोलते रहते ना स्टार्टअप, ये होते हैं स्टार्टअप, कंपनी के फॉर्म में भी हो सकते हैं और एलएलपी के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो अब स्टार्टअप की बात करते हैं। तो स्टार्टअप कौन सा, ऐसा स्टार्टअप जिसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, और उस स्टार्टअप की एग्रीगेट पेड अप कैपिटल और शेयर प्रीमियम जो है मैक्सिमम कितना है, 25 करोड़। एग्रीगेट पेड अप कैपिटल और शेयर प्रीमियम मैक्सिमम 25 करोड़ है। ऐसे लोगों पे, ऐसी प्राइवेट कंपनी और ऐसे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ये फालतू पॉइंट था, ये भी अपन ने देख लिया। अब आते हैं अगला पॉइंट, आपको कोई मनी या प्रॉपर्टी मिली है, कैसे मिली है, या तो बिना कंसिडरेशन के फ्री में मिली है, या इन एडुकेट कंसिडरेशन के, या कम प्राइस में मिली है, और कितनी मिली है, 50,000 से ज़्यादा की, तो वो आपकी अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा। एक तरीके से आपको गिफ्ट मिल रहा है, गिफ्ट कितना, 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट मिल रहा है, अदर सोर्स इनकम बनेगा। कौन से सेक्शन में, 56 to 10, काफ़ी फेमस सेक्शन है, 56(2)(10। तो अगर आपको गिफ्ट मिलता है 50,000 से ज़्यादा का, वो अदर सोर्स की आपकी इनकम बन जाएगा। तो अगर आपको मनी या प्रॉपर्टी फ्री में मिले, या इन एडुकेट कंसिडरेशन, या अगर मान लो आपको 1 लाख की वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी है, वो आपको 20,000 में मिल जाती है, तो 80,000 का क्या मानते हैं यहाँ पे गिफ्ट। इस सेक्शन में अगर इन एडुकेट कंसिडरेशन में मिलता है, उसे भी अपन क्या मानते हैं, रिसीवर के लिए गिफ्ट मानते हैं। कैपिटल गेन में जब अपने गिफ्ट देखा था, ट्रांसफर जब समझा था, तो मैंने बोला था गिफ्ट मतलब बिल्कुल फ्री में देना,
यहाँ ऐसा नहीं है। इस सेक्शन में अगर आपको कुछ चीज़ इनएडुकेट कंसिडरेशन में मिलती है, वो क्या बन जाती है, गिफ्ट। तो गिफ्ट मिल रहा है तो रिसीवर के एंड से, जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसके एंड से क्या होगा, उसके एंड में वो गिफ्ट अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा। अगर वो गिफ्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा है, 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा। ये सेक्शन सभी पर्सन अप्लाई होता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, कोई भी पर्सन हो। अब गिफ्ट का मीनिंग क्या है, या तो मनी, मनी मतलब कैश या बैंक में पैसा, मनी, या मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी। मनी और प्रॉपर्टी का वर्ड है। मनी एक तो प्रॉपर्टी में या तो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब एक बार आप मानो शेयर्स वगैरह हो गए, ज्वेलरी वगैरह हो गई। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो ये सब होते हैं गिफ्ट। अब मनी का देखते हैं सबसे पहले। अगर आपको मनी मिल रही है 50,000 से ज़्यादा की, तो पूरी की पूरी मनी आपकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। मान लो 60,000 का आपका गिफ्ट मिला मनी में, मनी मतलब कैश में गिफ्ट मिला मान लो, या बैंक में गिफ्ट मिला 60,000 का, तो पूरा 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 50,000 तक एग्जेम्प्ट और एक्सेस वाला टैक्सेबल, ऐसा नहीं है। पूरा 60,000 आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और यहाँ एग्रीगेट देखेंगे, एग्रीगेट कैसे, आपको मान लो 5% से मनी मिल रही है, 12,000 ईच की, 5% से। तो डूइंग द प्रीवियस ईयर जितना भी मिला सबसे एग्रीगेट करके देखेंगे, तो 12,000 ईच मिला, 5% से मिला, तो टोटल एग्रीगेट कितना हुआ है, 60,000, टैक्सेबल कर देंगे। ऐसा नहीं कि पर पर्सन का देखेंगे, सबका एग्रीगेट करेंगे। जो आपको मिला है ना, जितनों से भी मिला है, सबका एग्रीगेट करके देखेंगे, एग्रीगेट देखेंगे। दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी आपको फ्री में भी मिल सकती है और बिना कंसेशन के भी मिल सकती है। फ्री में मतलब आपको मान लो 80,000 की वैल्यू की ज्वेलरी फ्री में मिल गई, तो क्या करोगे, मूवेबल प्रॉपर्टी में देखेंगे अपना एफएमबी। अगर एफएमबी 50,000 से ज़्यादा है पूरा टैक्सेबल, तो मान लो 80,000 की मिल गई, तो वो 80,000 की ज्वेलरी आपकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। इन एडुकेट कंसिडरेशन में मिल सकती है। 1 लाख की ज्वेलरी आपको 30,000 में मिल गई, 1 लाख की ज्वेलरी, तो डिफरेंस कितना आ गया, 70,000 का। तो डिफरेंस अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा है, डिफरेंस अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, तो पूरा डिफरेंस अमाउंट 70,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो 1 लाख की ज्वेलरी 30,000 में मिल गई, 1 लाख की ज्वेलरी 30,000 में मिल गई, 70,000 का डिफरेंस अमाउंट है, 50,000 से देखो ज़्यादा है, तो 70,000 क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल हो जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी में अपन क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, इंडिविजुअल चेक नहीं करेंगे, पूरा एग्रीगेट करेंगे। ये हो गई मनी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात। अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग आपको फ्री में मिलती है। क्या देखोगे आप, उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। मूवेबल प्रॉपर्टी में देखते हैं एफएमबी, यहाँ क्या देखेंगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। मान लो आपको एक लैंड मिला जिसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 70,000 की, 50,000 से ज़्यादा है, फ्री में मिल गया आपको, वो 70,000 आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल। एंटर एसटीवी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। आपको एक लैंड मिला जिसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 30,000 है, बताओ टैक्सेबल होगा क्या, नहीं होगा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपन देखते हैं पर प्रॉपर्टी, यहाँ एग्रीगेट नहीं करते, पर प्रॉपर्टी चेक करते हैं, पर प्रॉपर्टी। मान लो आपको 2 लैंड गिफ्ट में मिले, एक की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 30,000 है और एक की है 40,000। इंडिविजुअली तो दोनों की 50,000 से कम है, एग्रीगेट कर देते हो तो 70,000 हो जाती है। बताओ टैक्सेबल होंगे क्या, नहीं होंगे। पर प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे, पर प्रॉपर्टी 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। पर प्रॉपर्टी देखते हैं पर प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको बिना कंसिडरेशन की मिल रही है, इनएडुकेट कंसिडरेशन में। इनएडुकेट कंसिडरेशन में कैसे मिल रही है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, एक लैंड की, एक लैंड है, उस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मान लो है 15 लाख, और प्राइस जो आपको मिली है वो प्रॉपर्टी, वो मिली है आपको 10 लाख में। सेलर ने कितने में सेल किया, आपको 10 लाख में। तो देखो डिफरेंस अमाउंट कितना है, डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे, कितने में मिली आपको, 10 लाख में, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 15 लाख। 15 लाख की प्रॉपर्टी आपको 10 लाख में मिल गई, 5 लाख का आपको फायदा हो गया, डिफरेंस अमाउंट आया 5 लाख, 50,000 से ज़्यादा है। पहली कंडीशन यहाँ पे इन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एक कंडीशन और चेक करते हैं, अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन हो रहा है तो। एक तो डिफरेंस अमाउंट चेक करते हैं, डिफरेंस अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है ना जो, वो कंसिडरेशन का कम से कम 110% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और प्राइस में 10% का डिफरेंस है, मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का अप टू 110% है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको थोड़ा डिफरेंस में मिली भी है तो डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो इस एग्जांपल में सबसे पहले स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 15 लाख है, प्राइस है 10 लाख। 10 लाख की 15 लाख की वैल्यू की प्रॉपर्टी आपको 10 लाख में मिल गई, डिफरेंस आया 5 लाख का, 5 लाख का, 5 लाख का आपको गिफ्ट मिला एक तरीके से। दूसरा देखो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है ना, प्राइस का कितना है, 150% है, दोनों में डिफरेंस 10% से ज़्यादा आ रहा है। प्राइस 10 लाख है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 15 लाख है, मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू प्राइस का 150% है, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो 5 लाख आपकी क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी। कहाँ, अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा, रिसीवर की। अब आप आपने देखो, याद करो, अपने 2 सेक्शन पढ़े थे, कैपिटल गेन में पढ़ा था 50C और पीजीबी में पढ़ा था अपने 43CA, लैंड बिल्डिंग के ऊपर लगते थे। अगर आप लैंड बिल्डिंग का सेल करते हो, सेलर के लिए थे दोनों सेक्शन, बायर के लिए नहीं थे, ये तो अपन बायर के लिए देख रहे हैं अभी।
गिफ्ट वाला, तो गिफ्ट कौन मिल रहा है जिसको, रिसीवर के लिए देख रहे हैं। वो 2 सेक्शन थे सेलर के लिए। 50C क्या बोलता था, लैंड बिल्डिंग का अगर आप सेल करते हो, लैंड बिल्डिंग आपका कैपिटल एसेट है, सेल अमाउंट क्या लोगे, सेल प्राइस और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, उन दोनों का हायर लेते हैं। सेल प्राइस और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू में जो डिफरेंस है अप टू 110% है, मतलब दोनों डिफरेंस है 10% का है, मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का अप टू 110% है, तो अपन उस फॉर्मूले को इग्नोर कर देते हैं और जो एक्चुअल प्राइस है उसी को सेल मान लेते हैं, फिर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को अपन इग्नोर कर देते हैं। ये बोलता था 50C। सेम बात 43C ये बोलता था अगर आपका लैंड बिल्डिंग का बिजनेस है तो लैंड बिल्डिंग के बिजनेस में सेल अमाउंट क्या लोगे, लैंड बिल्डिंग की सेल प्राइस और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का अप टू 110% है तो फॉर्मूला इग्नोर करो, मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल प्राइस में अगर डिफरेंस 10% का है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर करो और जो एक्चुअल सेल प्राइस है उसे ही आप सेल मान लो, उसे सेल मान लो। उसी के कारण यहाँ ये लिमिट डली हुई है, उसी के कारण ये पॉइंट डला हुआ है यहाँ पे कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल प्राइस में डिफरेंस 10% से ज़्यादा होना चाहिए, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का 110% से ज़्यादा होना चाहिए, तो आपका यहाँ टैक्सेबल होगा। तो इस केस में क्या होता है, जो सेल किया है, सेल करने वाले के लिए अपन सेल प्राइस क्या मानते, सेल कंसिडरेशन क्या मानते, 15 मानते, हायर लेते दोनों का हायर लेते, क्योंकि टॉलरेंस बैंड से ज़्यादा डिफरेंस था तो दोनों का हायर ले लेते। और रिसीवर के लिए 5 लाख की क्या बन जाएगा, गिफ्ट की इनकम बन जाएगा, बात खत्म। मान लो मैं यहाँ चेंज करूँ इसमें, मान लो यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होती है इस केस में 10,80,000 की होती, तो क्या होता, 10,80,000 की होती तो देखो डिफरेंस अमाउंट कितना आया आपका, 10 लाख में आपको प्रॉपर्टी मिल गई जिसकी वैल्यू क्या थी 10,80,000 की, तो एक तरीके से आपको 80,000 का गिफ्ट मिल गया। तो देखो डिफरेंस अमाउंट तो 50,000 से ज़्यादा है। अगर ये वाला पॉइंट नहीं होता, वो 110% वाला 10% वाला टॉलरेंस बैंड नहीं होता, तो 80,000 को सीधा गिफ्ट बना के आपका टैक्सेबल कर देते अदर सोर्स में रिसीवर के लिए। पर ये लिमिट आ गई दूसरी 10% वाली। अब देखो यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का कितना है, 108% है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 8% का डिफरेंस है, 8% का डिफरेंस है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का कितना है, अप टू 110% के अंदर है, 110% से ज़्यादा नहीं है, कितनी है तो 108% है। दूसरी लिमिट सेटिस्फाई नहीं हो पाई, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, अदर सोर्स की इनकम नहीं बनेगा रिसीवर की अदर सोर्स की इनकम नहीं बनेगा। और सेलर के लिए भी अपन सेल प्राइस क्या लेंगे बताओ, सेलर के लिए भी ये फॉर्मूला इग्नोर कर देंगे, सेलर के लिए सेल प्राइस या सेल प्राइस क्या लेंगे, सेल कंसेशन 10 लाख लेंगे, ये इग्नोर कर देंगे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 10% के अंदर है। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल प्राइस विच एवर इज हायर वो फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं, एक्चुअल सेल प्राइस को ही सेल प्राइस मान लेंगे, डिफरेंस को इग्नोर कर देंगे। 10% तक का डिफरेंस चलता है, तो सेलर के लिए भी फायदा है, उसके लिए भी सेल कम हो जाएगी, जो एक्चुअल सेल प्राइस दिखाई है वही सेल प्राइस मान लेंगे, और जो बायर है उसको भी गिफ्ट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 2 कंडीशन यहाँ थी, इस कारण ये लिमिट थी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम चेक करते हैं पर प्रॉपर्टी। अब इसमें एक चीज़ और दे रखी है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, मान लो आपको स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 2 दे रखी है, एग्रीमेंट के दिन की भी, रजिस्ट्रेशन के दिन की भी, कौन सी लोगे, ये सेम टू सेम 50C में जैसा करते थे हम, क्या करते थे, अगर होल या पार्ट कंसेशन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, अगर मान लो बायर पे कर देता है या सेलर को कैसे मिल जाता है, अकाउंट पे चेक, DD ECS इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिल जाता है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो एग्रीमेंट के दिन की, अगर ऐसा नहीं होता तो रजिस्ट्रेशन के दिन की। वैसे ही लेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, यहाँ जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे ना, कौन सी लेंगे, सेम टू सेम 50C में जैसे लेते हैं ना, अगर 2 दे रखी है तो, एक दे रखी है तो वो ले लेंगे, लेकिन 2 दे रखी है तो कौन सी लो, एग्रीमेंट वाली लोगे, रजिस्ट्रेशन वाली दिन की लोगे। तो जैसा 50C में सीखा था वैसा का वैसा लेना है। अब देखो यहाँ पे मनी मूवेबल प्रॉपर्टी में अपन एग्रीगेट करते हैं ना, एग्रीगेट मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का करते हैं एग्रीगेट। दोनों का कैसे करते हैं, आपको मान लो मनी गिफ्ट में मिली 30,000 की और ज्वेलरी गिफ्ट में मिली मान लो आपको 40,000 की। अब मनी और ज्वेलरी जो आपको गिफ्ट मिली ड्यूरिंग द ईयर, 30 की मनी और 40 की ज्वेलरी, दोनों को सेपरेट नहीं करते, दोनों का एग्रीगेट करके देखते हैं, सेपरेट नहीं चेक करते, दोनों का एग्रीगेट हो गया 70, क्या हो जाएगा ये टैक्सेबल। दोनों का एग्रीगेट देखते हैं कि 50,000 से ज़्यादा जा रहा है या नहीं जा रहा, दोनों का क्या होता है एग्रीगेट, दोनों का एग्रीगेट होता है ये मनी मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का एग्रीगेट होता है। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो अपन सेपरेट चेक करते हैं, पर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो अपन बिल्कुल सेपरेट और पर प्रॉपर्टी चेक करते हैं, लेकिन मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, दोनों का एग्रीगेट करते हैं। अब प्रॉपर्टी में देखो अपने देखा था मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है। अब ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ बता रखा है। कैपिटल गेन में तो बहुत बड़ी डेफिनेशन थी कैपिटल एसेट की, यहाँ छोटी सी बता रखी है, यहाँ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बता रखी है प्रॉपर्टी की। अब प्रॉपर्टी क्या होंगी, एक तो रेसिपिएंट के लिए वो कैपिटल एसेट होना चाहिए, रेसिपिएंट के लिए वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए, मतलब जिसको रिसीव हो रहा है गिफ्ट उसके लिए वो गिफ्ट क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए। मान लो कोई ज्वेलरी का बिजनेस करता है, उसको ज्वेलरी गिफ्ट में मिल रही है, तो ज्वेलरी तो उसका स्टॉक इन ट्रेड है, तो यहाँ नहीं आएगी। फिर कहाँ जाएगी वो जाएगी PGBP में। PGBP में एक पॉइंट पढ़ाया था मैंने आपको, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट गिफ्ट और परक्विजिट वेदर इन कैश और इन काइंड। आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है बिजनेस के रिगार्डिंग, वो बिजनेस की इनकम बन जाता है। अपन क्या करेंगे, आपको मान लो ज्वेलरी गिफ्ट मिली, ज्वेलरी का बिजनेस आपका, ज्वेलरी का आपका स्टॉक आ गया, अब ज्वेलरी सेल करोगे तो सेल दिखाओगे, गिफ्ट में मिली हुई है तो परचेज तो जीरो दिखाओगे, तो अपने आप ही क्या हो जाएगी वो PGBP में टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ तो काम का ही नहीं है।
आपका लैंड बिल्डिंग का बिजनेस है, लैंड बिल्डिंग आपको गिफ्ट में मिल रही है या इनएडिक्वेट कंसेशन में मिल रही है, तो यहाँ नहीं आएगी, कहाँ जाएगी फिर वो, पीजीबीपी में। और पीजीबीपी में कोई लिमिट भी नहीं है कि 50,000 तक एग्जाम हो जाएगा, वहाँ कोई लिमिट भी नहीं है, वहाँ तो पूरा टैक्सेबल है। वहाँ तो ऐसा नहीं कि 50,000 तक एग्जाम, 50,000 से ज़्यादा गया तो फिर टैक्सेबल है, ऐसा नहीं है वहाँ पे। और वहाँ सारे गिफ्ट कवर्ड है, कुछ भी गिफ्ट में मिले, कार मिले, मोबाइल मिले, वॉच मिले, सब कवर्ड है, यहाँ ऐसा नहीं है। तो रेसिपिएंट के लिए प्रॉपर्टी होना चाहिए कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए। स्टॉक इन ट्रेड है तो वो पीजीबीपी में चला जाएगा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो चीज़ आएंगी, लैंड बिल्डिंग आएगी, लैंड और बिल्डिंग आएगी। और लैंड बिल्डिंग में भी एक चीज़ नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, एक्सेप्ट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं आएगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो होता है वो तो कैपिटल असेट ही नहीं होता, वो तो कैपिटल असेट ही नहीं होता। रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो इनकम टैक्स में पूरा एग्जाम्प्ट होता है, सेल वाले के भी फायदा है, उसका कैपिटल गेन नहीं निकलता, और जिसको किसी को मिल रहा है गिफ्ट में तो उसके भी कोई गिफ्ट की इनकम नहीं बनाते। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल असेट ही नहीं होता, तो बात ही छोड़ दो उसकी। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं रहेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी में यहाँ फिक्स 8 आइटम बता रखे हैं, इनके अलावा कुछ और नहीं आएगा। गिफ्ट क्या मिल रहा है आपको, या तो शेयर सिक्योरिटी मिल रहे हैं, या ज्वेलरी मिल रही है, या आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मिल रहा है, या ड्राइंग पेंटिंग मिल रहा है, या स्कल्पचर्स मिल रहा है, या कोई भी वर्क ऑफ आर्ट मिल रहा है, या बुलियन मिल रहा है, या वर्चुअल डिजिटल एसेट मिल रहा है। ये चीज़ें मिल रही है, ये ही गिफ्ट मानी जाएगी। मान लो आपको कार गिफ्ट में मिल रही है तो कार आएगी यहाँ पे, नहीं होगी टैक्सेबल। 5 लाख की कार गिफ्ट में मिल रही है, नहीं होगी टैक्सेबल। 2 लाख का आईफोन गिफ्ट में मिल रहा है, नहीं होगा टैक्सेबल। यहाँ पे 1 लाख की वॉच मिल रही है गिफ्ट में, नहीं होगा टैक्सेबल, टैक्सेबल ही नहीं होगा। चाहे लिमिट से ज़्यादा मिल रहा है फिर भी टैक्सेबल नहीं होगा, खाली ये एसेट आएंगे यहाँ पे। मान लो आपको प्लांट मशीनरी गिफ्ट में मिल रही है, प्लांट मशीनरी गिफ्ट में मिल रही है, यहाँ नहीं आएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, रेसिपिएंट के लिए कैपिटल एसेट होना चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी में 8 आइटम आएंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2 आइटम, लैंड बिल्डिंग और एक मनी, टोटल 11 आइटम है यहाँ पे। 8 मूवेबल प्रॉपर्टी, 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग और एक मनी, बस इन्हीं को गिफ्ट मानेंगे, इन्हीं को गिफ्ट मानेंगे। और ये आपके कैपिटल एसेट भी नहीं होने चाहिए। देखो मनी तो कभी कैपिटल एसेट होता भी नहीं है, मनी तो मतलब पैसा होता है। पैसा कोई, आप पैसा क्या बोलते हैं, मनी तो वैसे भी स्टॉक इन ट्रेड नहीं हो सकता कभी भी कि पैसा स्टॉक इन ट्रेड हो गया, तो पैसा तो स्टॉक इन ट्रेड नहीं हो सकता। तो ये आपके 8 आइटम आएंगे मूवेबल के, 2 लैंड बिल्डिंग इमूवेबल की और एक मनी। ये आपका स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए। स्टॉक इन ट्रेड है रेसिपिएंट के लिए, रेसिपिएंट के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो फिर वो पीजीबीपी हेड में चले जाएंगे। अब बता रखा है कुछ केस में आपको गिफ्ट कितना भी मिले पूरा का पूरा क्या होता है, गिफ्ट एग्जाम्प्ट होता है। मतलब ये लिमिट वगैरह कुछ काम की नहीं है, चाहे आपको 50 लाख का गिफ्ट मिले, चाहे 5 करोड़ का गिफ्ट मिले, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है। पहला रिलेटिव से मिलता है आपको, अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। दूसरा, अगर आपको मैरिज में गिफ्ट मिलता है, मैरिज से किसी पे भी मिले, मैरिज पे गिफ्ट मिलता है किसी से भी मिले, चाहे रिलेटिव से मिले चाहे नॉन रिलेटिव से, मैरिज पे मिलता है। खाली मैरिज की बात हो रही है, मैरिज एनिवर्सरी एंगेजमेंट इनकी बात हो रही है, खाली मैरिज, आपकी मैरिज पे आपको गिफ्ट मिल रहा है, पूरा एग्जाम्प्ट होगा। तीसरा, आपको विल के थ्रू या इनहेरिटेंस से मिल रहा है, विल के थ्रू या इनहेरिटेंस से मिल रहा है, पूरा एग्जाम्प्ट होगा। डोनर की डेथ के कारण मिल रहा है, डोनर की डेथ के कारण मिल रहा है, उसकी वैसे में लिखा था कि उसकी डेथ हो जाए तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, ऐसे मिल रहा है आपको गिफ्ट, तो वो पूरा एग्जाम्प्ट होगा। इसके अलावा लोकल अथॉरिटी से मिल रहा है, लोकल अथॉरिटी मतलब नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह से मिल रहा है आपको गिफ्ट, तो वो भी पूरा एग्जाम्प्ट होगा। कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट से मिल रहा है जो इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, रजिस्टर्ड रिलीजियस ट्रस्ट है, या कोई इंस्टीट्यूशन है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, कहाँ 12AA 12AB 1023 से, चैरिटेबल ट्रस्ट में पता चलेगा आपको सेक्शन कौन से है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट कोई ऐसा है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, उससे आपको गिफ्ट मिल रहा है, वो भी पूरा एग्जाम्प्ट होगा। और अगर मान लो उस इंस्टीट्यूशन को, उस ट्रस्ट को आपसे गिफ्ट मिल रहा है तो उसके एंड में भी एग्जाम्प्ट, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट गिफ्ट देता है वो रिसीवर के एंड में भी एग्जाम्प्ट, और अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को गिफ्ट मिल भी रहा है वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा, कितना भी मिले उसको भी है, उसके एंड में भी क्या रहेगा, गिफ्ट एग्जाम्प्ट रहेगा। आगे बता रखा है किसी इंडिविजुअल से किसी ट्रस्ट को गिफ्ट मिल रहा है, कौन सा ट्रस्ट है यहाँ पे, यहाँ प्राइवेट ट्रस्ट या अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट उस इंडिविजुअल ने खुद ने बनाया था, क्यों बनाया था, रिलेटिव के बेनिफिट के लिए, रिलेटिव के बेनिफिट के लिए। मान लो एक ट्रस्ट, एक इंडिविजुअल ने क्या किया था, एक अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, एक प्राइवेट ट्रस्ट बना दिया अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए, ताकि वो पैसा जोड़ के उस ट्रस्ट में दे दे और वो ट्रस्ट उसकी बेटी की शादी करवा दे। तो अगर ऐसे ट्रस्ट को गिफ्ट मिल रहा है किसी इंडिविजुअल से, जो उस इंडिविजुअल ने ट्रस्ट बनाया था, क्यों, रिलेटिव की बेनिफिट के लिए, अपने रिलेटिव की बेनिफिट के लिए, तो वो भी क्या होगा, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा। आगे 2 पॉइंट फालतू है, बिल्कुल कचरा है। कोविड के रिगार्डिंग गिफ्ट मिल रहा है, कोविड के रिगार्डिंग, वो भी पूरा एग्जाम्प्ट होगा। कोविड आपको, आपकी फैमिली को कोविड हो गया था या कोई डेथ वगैरह हो गई थी, तो कोविड के रिगार्डिंग जो गिफ्ट मिलता है वो भी पूरा एग्जाम्प्ट होगा। फालतू पॉइंट है, काटना चाहो तो काट भी सकते हो। आगे आते हैं अपन रिलेटिव वाले पॉइंट। रिलेटिव कौन होता है इंडिविजुअल के लिए, सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव कौन होता है। तो मिस्टर ए के लिए देखो रिलेटिव कौन होगा, एक तो उसकी स्पाउस, मतलब जीवन साथी, मतलब पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, तो उसकी स्पाउस जो है मिसेज है वो उसकी रिलेटिव बनी जाएगी। इसके अलावा मिस्टर ए के जो ब्रदर सिस्टर है, मिस्टर ए के जो भाई बहन है, भाई बहन रिलेटिव बनेंगे, कजिन नहीं बनेंगे यहाँ पे, जो सगे भाई बहन होते हैं ना ब्रदर सिस्टर, वही बनेंगे यहाँ पे रिलेटिव। और इसके बाद है ब्रदर और सिस्टर और स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। मिस्टर ए की जो स्पाउस है मिसेज है, मिसेज ए के जो भाई बहन है, मिसेज ए के जो भाई बहन है, मतलब मिस्टर ए के कौन लगे, साला लगे, साली, हाँ साला साली लगे, तो वो भी क्या बन जाएंगे, मिस्टर ए के रिलेटिव। इसके अलावा
मिस्टर ए के जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मतलब माता पिता, मिस्टर ए की जो मदर फादर है, मदर फादर के भी भाई बहन है, मदर फादर के जो भाई बहन है ये भी क्या बन देंगे, मिस्टर ए के रिलेटिव बनेंगे। मदर के भाई बहन, मामा मौसी, फादर के भाई बहन, बुआ और चाचा ताऊ बुआ, ये सब भी मिस्टर ए के रिलेटिव माने जाएंगे। इसके अलावा लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ डिवीजन, मिस्टर ए की पीछे की पीढ़ी मतलब माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, वो भी उसके रिलेटिव बन जाएंगे। और मिस्टर ए की आगे की पीढ़ी, मिस्टर ए के चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये भी क्या बन जाएंगे, मिस्टर ए के रिलेटिव। इसके अलावा मिस्टर ए की जो स्पाउस है, मिसेज ए की जो पीछे की पीढ़ी है, पीछे की पीढ़ी मतलब वही माता पिता, मिसेज ए के दादा दादी वगैरह, वो मिस्टर ए के रिलेटिव बने जाएंगे। और मिसेज ए की जो आगे की पीढ़ी है, मतलब मिसेज ए के जो बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो तो सेम ही होंगे, मिस्टर ए और मिसेज ए के दोनों सेम होंगे, पर कलयुग में अलग भी हो सकते हैं, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। सेम है, अलग है, रिलेटिव माने जाएंगे। वैसे तो सेम ही होंगे, लेकिन अलग भी हैं तो भी रिलेटिव माने जाएंगे। आगे बता रखा है ऊपर जो पॉइंट नंबर 2 to 6 में जो बंदे बता रखे हैं, जैसे पॉइंट नंबर 2 में बता रखा है मिस्टर ए के जो भाई बहन है, भाई बहन मिस्टर ए के रिलेटिव बनेंगे। अब उन भाई बहन की शादी हो गई मान लो, तो उनकी स्पाउस आ गई, उनका स्पाउस आ गया, तो वो स्पाउस भी मिस्टर ए का क्या बनेगा, रिलेटिव। तो पॉइंट 2 to 6 में जो पर्सन बता रखे हैं, इनके जो स्पाउस है वो भी क्या बन जाएगा, मिस्टर ए का रिलेटिव। जैसे मिस्टर ए की भाभी आ गई तो भाभी रिलेटिव बन जाएगी, मिस्टर ए का जीजा आ गया, जीजा भी क्या बन जाएगा, रिलेटिव बन जाएगा। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन दे रखी है, एक बार रीड कर लेना, इतनी काम की होती नहीं है। अब इसमें कुछ चीज़ें बता रखी हैं जिनको रिलेटिव नहीं मानना, नीस, नेफ्यू, फ्रेंड्स, फिएंसे। कभी क्वेश्चन में आ जाता है नीस से आपको गिफ्ट मिला, नेफ्यू से मिला, तो ये रिलेटिव नहीं माने जाते। नीस मतलब भतीजा भतीजी, नेफ्यू भांजा भांजी, फ्रेंड्स, कुछ लोग फ्रेंड्स को ब्रदर मानते हैं कि मेरा भाई है, तो भाई जैसा, भाई से बढ़कर है, तो भाई नहीं है वो, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो दोस्ती है, तो वो भी रिलेटिव नहीं बनेगा। इसके अलावा फिएंसे अगर आपकी मान लो किसी से एंगेजमेंट हो गई तो फिएंसे बन गई आपकी। जब तक वाइफ नहीं बनती ना तब तक रिलेटिव नहीं बनेगी, जब तक स्पाउस नहीं बनती रिलेटिव नहीं बनेगी, फिएंसे वगैरह रिलेटिव नहीं माने जाएंगे। कजिन से नहीं माने जाएंगे, कजिन से रिलेटिव नहीं माने जाएंगे, ये लोग रिलेटिव नहीं माने जाएंगे। कुल मिला के देखो रिलेटिव कौन है, एक तरीके से मैं बताऊँ तो मिस्टर ए है, उसके एक तो बच्चे हो गए, इसके अलावा माता पिता हो गए, उसकी वाइफ हो गई, दादा दादी हो गए, एक तो ये रिलेटिव हो गए। एक इसके अलावा मिस्टर ए के जो भाई बहन ब्रदर सिस्टर, वो रिलेटिव हो गए। इसके अलावा उसकी जो वाइफ है, मतलब उसके जो इन लो वाला परिवार है, इन लॉस वाला, मदर इन लो, सिस्टर इन लो, फादर इन लो, जो भी हैं इन लो वाले, ये भी उसके रिलेटिव हो। कुल मिला के ऐसे होते हैं रिलेटिव, तो काफ़ी सारे लोग कवर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता पूरा खानदान कवर हो जाता, पूरा खानदान भी कवर नहीं होता, एक तो खुद के परिवार वाले कवर हो जाते हैं और एक उसकी वाइफ के या उसके स्पाउस के परिवार वाले कवर हो जाते हैं। HUF के लिए रिलेटिव कौन होगा, HUF का कोई भी मेंबर होगा उसका रिलेटिव माना जाएगा। आगे बता रखा है, दो स्पेशल पॉइंट बता रखे हैं। पहला बता रखा है अगर मान लो किसी के एंड्स में गिफ्ट जो है उसको मिला, प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली और वो उसके एंड से टैक्सेबल हो गई, अब आगे जाके अगर वो उसको प्रॉपर्टी को सेल करेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, उसको तो गिफ्ट में मिली थी प्रॉपर्टी। तो अपने देखा था कैपिटल गेन में अगर आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट वगैरह में मिलती है, ऐसे ट्रांजैक्शन से मिलती है जिसको ट्रांसफर नहीं माना जाता, तो अपन प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले लेते हैं और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर से लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पर यहाँ एक स्पेशल चीज़ है, गिफ्ट अगर आपको मिलता है और गिफ्ट टैक्सेबल हो जाता है आपके एंड्स में, तो उसकी कॉस्ट क्या लोगे, जितना अमाउंट आपका टैक्सेबल हो गया, जितना अमाउंट आपका टैक्सेबल हुआ ना वो बनेगा कॉस्ट। प्रीवियस ओनर की कॉस्ट भी इग्नोर कर देना और प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग भी इग्नोर कर देना। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, मिस्टर श्याम ने बिल्डिंग परचेज करी थी 20 लाख में 2005 में, उसने गिफ्ट में दे दी, मान लो उसने अपने बेटे को गिफ्ट में दी, मान लो एक बार अपना एग्जांपल लेते हैं, बेटे को गिफ्ट में दी, मिस्टर श्याम के तो कैपिटल गेन निकलेगा नहीं, क्योंकि गिफ्ट में देना ट्रांसफर नहीं माना जाता, कोई कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। बेटे को गिफ्ट मिला, बेटे को अपने बाप से गिफ्ट मिल रहा है, बेटे को बाप से गिफ्ट मिल रहा है, बाप क्या है उसका रिलेटिव है, रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, बेटे के एंड से गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। अब क्या होगा, बेटा मान लो आगे जाकर प्रॉपर्टी सेल करती है 80 लाख में, सेल तो ले लोगे 80 लाख, कॉस्ट क्या लोगे, गिफ्ट में बेटे के हैंड से टैक्सेबल नहीं हुआ था, बेटे को प्रॉपर्टी फ्री में मिली थी, कॉस्ट क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर 20 लाख ले लेंगे, ठीक है। पर मान लो मिस्टर श्याम ने प्रॉपर्टी गिफ्ट दी अपने दोस्त रोहित को, काफ़ी ज़्यादा याराना था दोनों में, रोहित को गिफ्ट में दे दी। गिफ्ट में जब दी ना उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी 50 लाख। अब मिस्टर श्याम के तो कोई दिक्कत नहीं है, गिफ्ट में दिया, ट्रांसफर नहीं माना जाता, कोई कैपिटल गेन नहीं निकलेगा, लेकिन रोहित के बेचारे की दिक्कत हो जाएगी, उसको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल रही है और डिफरेंस अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, 50 लाख का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, 50,000 से ज़्यादा है, 50 लाख रोहित की क्या बन जाएगी, जिस दिन गिफ्ट मिला उस दिन उसकी इनकम बन जाएगी अदर सोर्स की। अब रोहित के एंड से गिफ्ट टैक्सेबल हो गया, रोहित आगे जाके इसको 80 लाख में सेल कर रहा है, सेल तो ले लोगे 80 लाख, अब इसकी कॉस्ट क्या लोगे, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लोगे क्या मिस्टर श्याम की, कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग तो मिस्टर श्याम की कॉस्ट लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैपिटल गेन वाला प्रोविजन नहीं काम आएगा, यहाँ ये वाला पॉइंट है ना उसको ओवरराइड कर देगा, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट यहाँ नहीं लेंगे। कॉस्ट क्या बनेगी, अगर गिफ्ट टैक्सेबल हो गया तो जो अमाउंट टैक्सेबल होगी गिफ्ट की 50 लाख टैक्सेबल होगा गिफ्ट का, ये 50 लाख क्या बनेगी यहाँ पे कॉस्ट, 50 लाख क्या बनेगी यहाँ पे कॉस्ट। और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कब से काउंट करेंगे, गिफ्ट वाले दिन से, गिफ्ट कब मिला था आपको
गिफ्ट वाले दिन से काउंट करेंगे कब तक, सेल वाले दिन तक। प्रीवियस ओनर का पीरियड भी इग्नोर कर देंगे और प्रीवियस ओनर की कॉस्ट भी इग्नोर कर देंगे, प्रीवियस ओनर को पूरा का पूरा इग्नोर कर देंगे। अगर गिफ्ट आपके हैंड से टैक्सेबल हो जाता है तो अगर आप उसको फ्यूचर में सेल करते हो तो प्रीवियस ओनर को भूल जाना, फिर प्रीवियस ओनर को भूल जाना। आगे बता रखा, अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट मिल रहा है एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है, चाहे कुछ भी मिले, कार मिले चाहे मोबाइल फ़ोन मिले, सारा का सारा गिफ्ट कहाँ जाता है, सैलरी में। कार मिले, मोबाइल फ़ोन मिले, लैंड मिले, बिल्डिंग मिले, शेयर्स मिले, कुछ भी गिफ्ट में मिलता है वो एम्प्लॉय की इनकम बनता है सैलरी की, परक्यूसिट बोलते हैं उसको अपन वहाँ पे। और वहाँ कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कुछ लिमिट है कि 50 हज़ार की लिमिट, वहाँ ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, वहाँ अलग चीज़ चलती है। तो वहाँ परक्यूसिट बन जाता है, परक्यूसिट बन के सैलरी की इनकम बन जाता है और वहाँ टैक्सेबल हो जाता है और वो सारे गिफ्ट कवर्ड है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि कार कवर्ड नहीं है वहाँ पे, कार वगैरह सब कवर्ड है। तो एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिल रहा है तो वो परक्यूसिट बनता है, सैलरी में जाता है, यहाँ नहीं आता, वो यहाँ नहीं आता। अब आ जाओ आप आगे, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड इनकम क्या है ये, इसको अपना अघोषित संपत्ति भी बोलते हैं, अघोषित संपत्ति। अगर आपने सुन रखा हो, न्यूज़पेपर में आता रहता है कि इसकी अघोषित संपत्ति मिली है, अनडिस्क्लोज इनकम। ये क्या है, इंडियन ब्लैक मनी की बात हो रही है यहाँ पे। इंडिया का काला धन है, किसी पर्सन का इंडिया का काला धन। इंडिया के बाहर का काला धन है ना, वो तो उसके लिए अलग एक्ट बना हुआ है, जो ब्लैक मनी एक्ट है वो अलग बना हुआ है। लेकिन इंडिया में काला धन है किसी का, उसका क्या होगा, अनडिस्क्लोज इनकम पाई गई तो उसका क्या होगा। तो डिपार्टमेंट वालों को किसी की अनडिस्क्लोज इनकम पता चल गई तो अनडिस्क्लोज इनकम पहले तो देखते हैं पहले होता क्या है, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो अपन देखेंगे। पहले क्या होती है अनडिस्क्लोज इनकम। अनडिस्क्लोज इनकम बता रखी है सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D में। सबसे पहले 68 में कैश क्रेडिट बता रखा है, किसी एसएससी की बुक्स में पैसा क्रेडिट हुए जा रहा है या बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट आया, कोई पैसा क्रेडिट आके आ रखा है। अब ए उसकी चेकिंग कर रहा है, एओ ने देखा कि एक एसएससी है आर एंड कंपनी के बुक्स में 50 लाख का क्रेडिट आ रखा है। अब 50 लाख आ रखा है क्रेडिट, अब एओ ने पूछा 50 लाख कहाँ से आए, एसएससी उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता, चुप हो जाता है एसएससी। या तो ये एसएससी कुछ बताता है, एसएससी बोलते हैं मैंने तो ये लोन वगैरह लिया था, ऐसे लिया था, लेकिन एओ के अकॉर्डिंग एओ को लगता है कि एसएससी हवा में बातें कर रहा है या अनसेटिस्फैक्टरी आंसर दे रहा है, तो बन जाएगा ब्लैक मनी। तो किसी की बुक्स में पैसा आए जा रहा है, क्रेडिट हुए जा रहा है या कुछ क्रेडिट हो रखा है किसी की बुक्स में या किसी की बैंक में, और एसएससी उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि पैसा आया कहाँ से, या सोर्स एक्सप्लेन तो करता है लेकिन वो सोर्स एओ के अकॉर्डिंग क्या है, अनसेटिस्फैक्टरी है। तो एओ क्या बना देगा उस पैसे को जो क्रेडिट हो रखा है बुक्स में, उसको बना देगा एसएससी की ब्लैक मनी बना देगा। दूसरा केस, एसएससी ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मनी में, ज्वेलरी वगैरह में, लैंड वगैरह में, इनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया एसएससी ने। मान लो 10 लाख का उसने ज्वेलरी खरीदी, एसएससी ने रिकॉर्ड नहीं कर रखा। या 1 करोड़ का एसएससी ने क्या कर रखा है, लैंड खरीदा, और अब एसएससी सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि ये 1 करोड़ का उसने लैंड तो खरीदा था, लेकिन उसके पास पैसा आया कहाँ से। और रिटर्न तो जो बढ़ता था ना, रिटर्न में कभी इनकम दिखाता था 5,000 रुपये, कभी 10,000 रुपये, और 1-1 करोड़ का लैंड खरीद रहा है वो, तो उसके पास पैसा आया कहाँ से लैंड खरीदने के लिए। या एसएससी ने मान लो 50 लाख की ज्वेलरी खरीदी, पैसा कहाँ से आया 50 लाख, तो एसएससी या तो सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता या सोर्स एक्सप्लेन तो करता है लेकिन एओ को लगता है एसएससी हवा में बातें कर रहा है, तो बन जाएगी अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट एसएससी की ब्लैक मनी। कि एसएससी ने ब्लैक मनी से पैसा कमाया, पहले 50 लाख पैसा कमाया जिसमें टैक्स वगैरह कभी दिया नहीं, और 50 लाख से एसएससी ने गोल्ड खरीद दिया, तो ऐसा कुछ पकड़ा गया एसएससी का, तो बन जाती है ब्लैक मनी। तीसरा केस क्या है, एसएससी ने क्या किया, तीसरे केस में इन्वेस्टमेंट मनी एक्सेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। एसएससी ने 10 करोड़ का लैंड खरीदा, बुक्स में दिखाया 2 करोड़ का, मतलब 8 करोड़ रुपए एसएससी ने ब्लैक मनी के इन्वेस्ट किए, ऐसी बात एओ को पता चल गई। अब 8 करोड़ के बारे में एसएससी या तो सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि 8 करोड़ कहाँ से आए थे उसके पास, या तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या एक्सप्लेन तो करता है लेकिन एओ के अकॉर्डिंग अनसेटिस्फैक्टरी है, वो बन जाएगी एसएससी की क्या, डिफरेंस अमाउंट ब्लैक मनी। एसएससी ने मान लो 10 करोड़ की ज्वेलरी खरीदी, रिकॉर्ड कर रखी है 1 करोड़ की, तो 9 करोड़ क्या है, ब्लैक मनी से खरीदी हुई है, तो 9 करोड़ क्या बनेगी, ब्लैक मनी। अगला केस है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर 69C। ये क्या बोलता है, एसएससी ने मान लो किसी शादी में 5 करोड़ रुपये उड़ा दिया, अपनी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में, और उस एसएससी की औकात क्या थी, वो एसएससी का औकात कुछ भी नहीं थी। वो क्या करता था, रिटर्न भरता था ना जब इनकम टैक्स में, कभी रिटर्न में अपनी इनकम दिखाता था 10,000, कभी 5,000, कभी 20,000, और 5 करोड़ रुपये शादी में लगा दी। ये और उसकी शादी में पूछेगा, उसकी बेटी की शादी में पूछता है 5 करोड़ रुपये आपके पास आए कहाँ थे, जो शादी में आपने इतने पैसे लुटाए ना, कहाँ से आए। एसएससी या तो चुप हो जाता है, सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या एसएससी बोलता है नहीं मैंने तो लोन लिया था मेरे रिश्तेदारों से वगैरह वगैरह से, लेकिन एओ को लगता है ये फालतू बातें कर रहा है। इस बर्बाद एसएससी को लोन कौन देगा, इस एसएससी की इतनी औकात नहीं है कि ये साल के 1 लाख रुपये कमाए, इसको लोन कौन देगा 5-5 करोड़ का। तो एओ को ऐसी बातें लग रही है, तो एसएससी क्या करेगा, उस खर्चे को भी ब्लैक मनी बना देगा, उस खर्चे को ब्लैक मनी बना देगा, और जो खर्चा
ब्लैक मनी बना, एक तो खर्चा है, आपकी इनकम बन जाएगा, दूसरा उस खर्चे का कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। ऐसे ये नहीं बोल सकता कि चलो मैंने खर्चा कर लिया, आपने मेरी इनकम बना दिया, ठीक है, पर इसका डिडक्शन दे दो, ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो एक फर्म ने 50 लाख की सैलरी पे कर दी, कैश वगैरह में पे करी थी, एओ को पता चल गया, फर्म ने रिकॉर्ड भी नहीं कर रखी थी बुक्स में, पर एओ को पता चल गया। अब 50 लाख का खर्चा किया, ब्लैक मनी से किया था पे, अब वो बन गया ब्लैक मनी, 50 लाख का खर्चा, ठीक है, वो 50 लाख का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्म ये बोलेगी चलो मैंने खर्चा किया बिजनेस के लिए तो 50 लाख का डिडक्शन दे दो, नहीं मिलेगा। तो उस अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर का दिक्कत हो जाएगी दो, एक तो इनकम बन जाएगी वो, दूसरा वो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, उस खर्चे का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। ये सब होती है ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी में एक सेक्शन और दे रखा है 69D, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का एंटिक है। अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी। हुंडी मतलब क्या होता है, आपने बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी एग्रीमेंट के लोन दिया या लोन लिया, वो बनता है अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी। तो आपने लोन कैसे लिया है, बिना किसी एग्रीमेंट सिक्योरिटी लिखा पढ़ी के, तो ऐसा लोन मिल तो जाता है मार्केट में लेकिन हाई रेट से मिलता है, 30% इंटरेस्ट रेट या 40% इंटरेस्ट रेट में मिलता है, और ऐसे लोन जनरली कैश में मिलते हैं। तो इन्होंने बोला इनकम टैक्स वालों ने, ऐसा लोन आप लेना चाहो तो लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कैसे लो, अकाउंट पे या बैंक वगैरह के थ्रू लो। अगर आप कैश बीरेट चेक क्रॉस चेक से लेते हो, कैश बीरेट चेक क्रॉस चेक से लेते हो, तो जो भी पर्सन अमाउंट बोरो कर रहा है वो उसकी इनकम बन जाएगा, उसकी ब्लैक मनी मान लिया जाएगा। या तो बोरो के टाइम पे बन जाएगा इनकम, या रिपे के टाइम पे, जब भी पकड़ा गया, बोरो के टाइम पकड़ा गया तो बोरो के टाइम, रिपे के टाइम पकड़ा गया तो रिपे के टाइम। पर एक बार इनकम बन गया तो बार बार नहीं बनेगा। अगर मान लो बोरो के टाइम 5 लाख आपने बोरो किए कैश में, 5 लाख आपकी इनकम बना दी है उन्हें, अब आप 5 लाख रिपे कर रहे हो, वापस इनकम बनाएगा क्या, नहीं, एक बार ही बनेगा, या तो बोरो के टाइम या रिपे के टाइम। ये सब होती है ब्लैक मनी। अब इन ब्लैक मनी के कुछ स्पेशल सेक्शन है। ये सबसे पहले तो ये इनकम जो होती है ब्लैक मनी की, कब टैक्सेबल होंगी बताओ, आप खुद से तो बताओगे नहीं, तो जब एओ के पकड़ में आ जाएंगी या डिपार्टमेंट वालों के पकड़ में आ जाएंगी तब वो आपकी इनकम बनेगी। एओ या डिपार्टमेंट वालों के पकड़ में आएंगे तब आपकी इनकम बनेगी। दूसरा, इन ब्लैक मनी की इनकम पे स्पेशल रेट लगेगी आपका। स्पेशल सेक्शन कौन सा, 115BBE, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, 115BBE। और 115BBE में यहाँ टैक्स रेट क्या है, 60%। 1 करोड़ की ब्लैक मनी पकड़ी गई, 60 लाख का आपका टैक्स चला जाएगा। और इसी सेक्शन में, इस ब्लैक मनी पे एक सरचार्ज दे रखा है 25% का कंपल्सरी सरचार्ज। यहाँ वो सरचार्ज नहीं लगेगा फाइनेंस एक्ट वाला, यहाँ कंपल्सरी सरचार्ज इसी सेक्शन में बता रखा है 25%। ब्लैक मनी चाहे आपकी 1000 रुपये की पकड़ी गई हो, चाहे 1000 करोड़ की पकड़ी गई हो, सरचार्ज फिक्स है यहाँ पे, 25% का कंपल्सरी सरचार्ज लगेगा और 4% सेस तो लगेगा ही। तो रेट हो जाती है 78% की अफेक्टिव रेट आ जाती है, टोटल 78% टैक्स रेट लग जाएगी। मान लो 1 करोड़ की आपकी ब्लैक मनी पकड़ी गई, 78 लाख का तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले लेगी आपसे, 78 लाख का इंक्लूडिंग सरचार्ज वगैरह। आगे पेनल्टी लगाएगी वो अलग है, मतलब आपको पेनल्टी और भी देनी है। अभी तो पेनल्टी जब हम पढ़ेंगे पेनल्टी तब आपको पता पड़ेगा, पेनल्टी और ठुकती है इसमें। तो 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, 4% सेस, ये आ जाएगा 115BBE में आपकी स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। इस इनकम से आपको कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 का भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेशल रेट से नहीं मिलता, कोई खर्चे का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा इंडिविजुअल को जो बेसिक एग्जाम लिमिट वाला बेनिफिट होता है वो नहीं मिलेगा। मान लो 2 लाख की ब्लैक मनी पकड़ी गई, इंडिविजुअल की और कोई इनकम नहीं है, 2 लाख पे सीधा क्या रेट लग जाएगी, ये 78% की रेट लग जाएगी। और इस इनकम से आप कोई लॉस भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। इस इनकम से ऐसा नहीं कर सकते कि आपके मान लो हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आ रहा है 10 लाख का और 1 करोड़ की ब्लैक मनी पकड़ी गई तो सेट ऑफ कर लोगे, नहीं कर सकते सेट ऑफ। और इस इनकम में कभी लॉस नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता कि ब्लैक मनी की आपकी ब्लैक लॉस है, ब्लैक लॉस बताओ कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ हमेशा इनकम ही होगी, तो कभी लॉस हो ही नहीं सकता इसमें। तो कब टैक्सेबल होती है, जब ये एओ के पकड़ में आती है तब टैक्सेबल होती है। काफ़ी हाई रेट है यहाँ पे, टैक्स की रेट क्या है 60% टैक्स है। और इस सेक्शन में इसी के अंदर सरचार्ज बता रखा है 25। यहाँ वो सरचार्ज काम का नहीं है, यहाँ फाइनेंशियल वाले सरचार्ज काम की नहीं है, ये वाला सरचार्ज है यहाँ पे 25 का, फिक्स सरचार्ज है यहाँ पे 25 का। तो रेट क्या आ जाती है 78। अब आप बोलोगे 78% में वापस सेस लगाओगे क्या, वापस सरचार्ज लगाओगे क्या, नहीं, बस लग गया है इसमें ऑलरेडी, सरचार्ज भी लग गया 25 का और 4% सेस लग गया। टैक्स रेट तो यहाँ पे 60% है, पर सरचार्ज लगा उस पर 25 का और 4% फिर सेस लगा, ये रेट आ गई। अगला सेक्शन 115BBH, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। सेक्शन 115BBH में आपकी इनकम बनेगा वर्चुअल डिजिटल एसेट। ये क्या होता है, बिटकॉइन वगैरह जो होते हैं, क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन, डॉज कॉइन, इन्हें बोलते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसके अलावा एक चीज़ होता है नॉन फंजिबल टोकन। ऐसा कोई टोकन है जिसको अपन एक्सचेंज नहीं कर सकते, वो भी क्या बनता है, उसे अपन बोलते हैं NFT, वो भी क्या माना जाएगा वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब ये नॉन फंजिबल क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास 2 10 रुपये के नोट है, सामने वाले के पास 20 रुपये का एक नोट है, आपने 2 10 रुपये के नोट दे दिए और सामने वाले से 20 रुपये का एक नोट ले लिया, तो वो हो गया फंजिबल, जिसको आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं, वो होता है फंजिबल। नॉन फंजिबल, आपने मान लो कुछ यूनिक चीज़ बनाई है, यूनिक चित्रकारी कर ली मान लो, या तो आपने, या यूनिक आपने कुछ ड्राइंग वगैरह करी है, वो बन जाता है जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे एक एग्जाम्पल बोल लेता हूँ मैं आपको, मान लो आपके पास एक आईफोन है, iPhone 13, सामने वाले के पास भी iPhone 13 है, सेम टाइप का, सेम चीज़ों का है, आपने अपना वाला दे दिया, वो ले लिया, तो एक्सचेंज कर लिया। लेकिन मान लो आपके पास iPhone 13 था, आपने क्या किया, उस पर यूनिक चित्रकारी कर ली कोई तो, या उस पर मान लो गोल्डन प्लेट लगवा ली,
या आप मोदी जी के पास गए, मोदी जी से उससे सेल्फी ले ली, मोदी जी से आपने क्या किया, अपने आईफोन के पीछे साइन वगैरह करवा लिया, अब वो आपका आईफोन बन गया यूनिक बन गया, तो क्या हो गया वो नॉन फंजीबल। अब आप उसको दूसरे आईफोन 13 से एक्सचेंज नहीं कर सकते, आपका आईफोन 13 यूनिक बन गया, तो यूनिक तो बन गया। अब आपने क्या किया, वो आईफोन सेल नहीं करे, वो तो आपका असेट है, आईफोन सेल नहीं करे, आपने उसका एक टोकन बनाया, एक डिजिटल टोकन बना दिया, आईफोन का एक डिजिटल टोकन बना दिया, क्योंकि आपका ऐसा आईफोन है वो जो नॉन फंजीबल यूनिक है, उसका आपने एक टोकन बना दिया और वो टोकन सेल कर रहे हो, टोकन बना के सेल कर रहे हो किसी को, तो वो बन जाएगा NFT और वो बन जाएगा वर्चुअल डिजिटल एसेट। आप बोलोगे ऐसा कोई पागल होगा जो ये चीज़ खरीदेगा? देखो दुनिया में मूर्ख लोगों की, पागल लोगों की कमी नहीं है। दुनिया में एक से बढ़कर एक मूर्ख होते हैं जो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जो गेम वगैरह खेलते हैं, ऑनलाइन गेम वगैरह, ये सारे मूर्ख लोग हैं। इनको पता है बर्बाद होंगे, वैसे भी बर्बाद ही होते हैं जनरली सब, इसमें क्या होते हैं बर्बाद। एक आध परसेंट की बात छोड़ दो, एक आध भी क्या 0.1% के लोगों की बात छोड़ दो, बाकी 99.99% लोग इनमें बर्बाद होते हैं। किस में? 115 BB में, 115 BBJ में और ये 115 PBH में। ये तीनों क्या है, बर्बादी के सेक्शन है। और तीनों में क्या गंदी टाइप की इनकम कवर्ड है, गंदी इनकम कवर्ड है तीनों में। एक ये भी गंदी इनकम है, एक है 115 BB वाली, ये ब्लैक मनी वाली 115 BB की, जो लोगों ने काला धन छुपा रखा है, ये ब्लैक मनी की इनकम 115 BB वाली। तो 115 BB में क्या है, काफ़ी सारे लोग बिटकॉइन वगैरह खरीद के सेल करते रहते हैं, और ये NFT भी काफ़ी सारे स्पेशल लोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं NFT का, रियल एग्जांपल है एक, जो ट्विटर का CEO था ना, जो ट्विटर था जो अब X हो गया, तो ट्विटर का जो CEO था, पहले वाला CEO, उसने अपने फर्स्ट ट्वीट का NFT बना दिया था, फर्स्ट ट्वीट का डिजिटल टोकन बना दिया था, और उसको डिजिटल टोकन बना के 18 करोड़ में सेल कर दिया था। कोई ऐसा मूर्ख मिला था उसको जो 18 करोड़ में ट्विटर के CEO का उसने ट्वीट खरीद लिया था। अब क्या होगा उस ट्वीट का, तो वो उसका क्या कर सकता है, जो जिसने खरीदा है, या तो उसको वो डिस्प्ले वगैरह कर सकता है, कहीं भी डिस्प्ले करना चाहे तो डिस्प्ले कर सकता है, या किसी को आगे सेल कर सकता है। ये हो जाता है टोकन का काम। तो टोकन का ये यूज़ हो सकता है कि वो या तो कहीं पे मान लो किसी मूवी वगैरह में डिस्प्ले करना है उसको, किसी सिनेमा वगैरह में डिस्प्ले करना, वहाँ डिस्प्ले कर दिया, या तो या सेल कर दिया। ये होता है NFT। क्योंकि दुनिया में बहुत लोगों की कमी नहीं है। एक था, एक कोई फुटबॉलर था, उसकी मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल क्लास में भी दिया था कि फुटबॉलर ने अपना नाक पूछा था, या तो अपने आंसू पूछे थे, तो उसकी जो रुमाल है ना, करोड़ों में किसी ने खरीद ली थी। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग भी हैं, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग भी देखो दुनिया में हैं। तो दुनिया में हर तरह के मूर्ख लोग हैं, तो मूर्ख लोगों की कमी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने जैसे लोग नहीं करते इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट। तो जिनके पास भयंकर अथाह पैसा होता है वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको भी पता है कि उससे बड़ा मूर्ख भी कोई ना कोई और होगा। तो जैसे मान लो एक पर्सन था मिस्टर ए, मिस्टर ए ने तो बना दिया एक टोकन, NFT बना दिया। उसको पता है दुनिया में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है, तो उसने किसी चीज़ का NFT बना दिया। मान लो मिस्टर ए एक फेमस पर्सन था, उसने अपना नाक पूछा रुमाल से, और उस रुमाल का उसने NFT बना दिया। मान लो उसको पता था कि उसके काफ़ी तगड़े फ़ैन हैं, तो ऐसे ऐसे पागल फ़ैन भी हैं जो उसका ये नाक पूछा हुआ रुमाल करोड़ों में खरीद लेंगे। तो उसने उसका NFT बना दिया। मान लो उसने सोचा रुमाल भी नहीं बेचूंगा मैं, तो रुमाल भी मेरे 100 रुपये का आया हुआ है, रुमाल भी नहीं बेचूंगा मैं, तो इसका NFT बना के सेल करूँगा। उसने NFT बनाया, उस रुमाल का डिजिटल टोकन बना दिया, उस NFT को सेल कर दिया। उसके तो क्या खर्चा आया, कोई खर्चा नहीं आया। उसने मान लो 50 लाख में सेल कर दिया मिस्टर बी को। एक मूर्ख मिला उसको, मिस्टर बी ने खरीद लिया। मिस्टर बी को भी पता था कि आगे और मूर्ख लोग हैं, इससे बड़े बड़े मूर्ख भी मिलेंगे इसको, तो उसको एक मिला मिस्टर सी, उसने मिस्टर सी को बेच दिया 60 लाख रुपये में। मिस्टर सी को भी पता था और मूर्ख लोग होंगे दुनिया में, इससे बड़े मूर्ख भी होंगे, तो इससे बड़े पागल भी होंगे, तो उसको चिप देगा ये। तो ये होता है NFT। इस कारण इन चीज़ों में डीलिंग होती है, क्योंकि दुनिया में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है, अमीर लोगों की भी कमी नहीं है। जिनके पास अथाह पैसा है वो क्या करें उस पैसे का, उनकी भी कमी नहीं है, वो ऐसी चीज़ों में करते रहते हैं। कुछ लोग शो ऑफ करेंगे, अब मिस्टर बी खरीद के शो ऑफ करेगा, देखो मैंने मिस्टर एक फेमस पर्सन था, फेमस सेलिब्रिटी था, उसने अपना नाक पूछा था, उसकी मैंने क्या बना दी, देखो उसका मैंने टोकन खरीद लिया। वो इसकी क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शो ऑफ करेगा। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग भी होते हैं। तो इसको ट्रांसफ़र करने से, वर्चुअल डिजिटल एसेट को जो ट्रांसफ़र करने से जो इनकम होगी, क्या होगा, 115 BBH लगेगा, गवर्नमेंट ने बनाया स्पेशल सेक्शन लगेगा। सेल अमाउंट ले लेना, मिस्टर ने मान लो 50 लाख में सेल किया, 50 लाख ले लिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेना, अगर उसे परचेज किया है तो जो भी कॉस्ट लगी है परचेज वाली वो ले लेना, उसके अलावा कोई डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा। तो मिस्टर ने मान लो खुद ने जनरेट किया, कोई खर्चा नहीं लगा, तो 50 लाख में सेल किया तो 50 लाख उसकी इनकम बन जाएगी। अब मिस्टर बी मान लो इसको 60 लाख में सेल करता है, तो मिस्टर बी के लिए सेल अमाउंट ले लेंगे 60 लाख, और मिस्टर बी ने कितने में परचेज किया था 50, 60 माइनस 50 कर देंगे, 60 माइनस 50, यहाँ एक डिडक्शन मिल जाएगा आपको। परचेज कितने में किया था, अगर परचेज वाला करा हुआ है तो खुद ने जनरेट किया था और आप सेल कर रहे हो तो कोई कॉस्ट है नहीं। लेकिन आपने परचेज किया किसी से,
तो सेल माइनस कॉस्ट कर देना, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देना, कॉस्ट ऑफ परचेज लेस कर देना, ये आपका आ जाएगा अदर सोर्स की इनकम। ये कैपिटल गेन हेड में नहीं जाता, ये यहाँ अपन अदर सोर्स में दिखा देते हैं इसको। इस इनकम पे टैक्स लगता है 30% की रेट से, स्पेशल टैक्स रेट लगेगी 30%। वैसे आपको इसको कहीं भी दिखाओ फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको पीजीबी में भी दिखाओगे ना तो भी इसका सेपरेट कैलकुलेशन होगा। सेपरेट क्यों होगा? क्योंकि इस पर स्पेशल सेक्शन लगता है 115 BBS, स्पेशल टैक्स रेट लग जाएगी 30% की, खर्चा से ऐसा अलग से ऐड कर देंगे। कोई और खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, खाली कॉस्ट लेस कर सकते हो, खाली कॉस्ट लेस कर सकते हो अगर आपने परचेज किया है तो, बाकी कोई खर्चा लेस नहीं कर सकते। ऐसा मत करना कि चलो आपके ट्रांसफर करते हुए कोई खर्चे हो गए लेस कर दोगे। ये कोई कैपिटल गेन की इनकम नहीं निकाल रहे अपन, ये वीडीए की इनकम निकाल रहे हैं। ये कोई कैपिटल एसेट नहीं मानते, इसको अलग मानते हैं, सेपरेट मानते हैं इसको। तो इसका स्पेशल सेक्शन है, अदर सोर्स में वैसे भी दिखाते हैं, तो ट्रांसफर वगैरह कोई खर्चा लेस नहीं होगा, खाली कॉस्ट लेस होगी। या इंडेक्स वगैरह करने में मत बैठ जाना, ये कैपिटल गेन नहीं निकाल रहे हैं, कैपिटल गेन पढ़ा ही नहीं इसको अपन ने, तभी तो यहाँ पढ़ रहे हैं अपन, ये अलग चीज़ है। तो खाली कॉस्ट के अलावा और कोई खर्चा लेस नहीं होगा। मान लो कोई इंडिविजुअल को अगर वीडीए से इनकम हो रही है तो उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो मिस्टर ए ने बिटकॉइन ट्रांसफर किए थे 10 लाख में, 8 लाख में परचेज किए थे, 2 लाख की उसकी इनकम हुई और कोई इनकम नहीं है, 2 लाख में सीधा क्या लग जाएगा? 30% की टैक्स लग जाएगी। इस इनकम से कोई चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो तो मिलता ही नहीं है स्पेशल रेट से। इसके अलावा इस इनकम से कोई भी लॉस, कोई भी हेड का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर वीडीए ट्रांसफर करने पे आपको लॉस हो रहा है तो डूब जाएगा, आप उसको वीडीए की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। 2 वीडीए थे मान लो आपके, वीडीए 1 वीडीए 2, वीडीए 1 में प्रॉफिट हो रहा है, वीडीए 2 में लॉस हो रहा है, वीडीए 2 का लॉस डूब जाएगा, वीडीए 1 की प्रॉफिट पे सीधा टैक्स लगेगा। तो यहाँ का लॉस भी क्या होगा? डेड लॉस होगा, डेड लॉस होगा। तो ये थे गंदे इनकम के सेक्शन, कौन कौन से? बीबी, बीबीजे, बीबीएच, बीबीई। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है, 15 पॉइंट देखें, लास्ट पॉइंट एक जनरल पॉइंट है। ये बोलता है और कोई भी इनकम है जो बाकी हेड में नहीं जा रही और इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट भी नहीं है, वो भी यहाँ आ जाएगी। जैसे इंडिया के अंदर खेती की इनकम होती है वो तो एग्जम्प्ट होती है, वो तो आएगी नहीं। लेकिन इंडिया के बाहर खेती की इनकम होती है वो तो टैक्सेबल होती है, लेकिन वो बाकी 4 हेड में नहीं आती। कहाँ आएगी फिर वो? अदर सोर्स में। जैसे मान लो आप जॉब वगैरह करते हो, या आप मान लो अपनी CA की स्टडी कर रहे हो या CMA की स्टडी कर रहे हो मान लो आप। अब आप साथ साथ क्या करते हो? थोड़ा बहुत खर्चा चलाने के लिए आप 1-2 घंटे छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देते हो। तो ट्यूशन से ऐसी जो इनकम होती है, आपका बिजनेस नहीं है, ऐसे ही पढ़ा देते हो आप, तो थोड़ा बहुत काम चलाओ। तो ट्यूशन वगैरह की जो इनकम है कहाँ जाती है? अदर सोर्स में जाती है। तो अगर कोई इनकम बाकी 4 हेड में नहीं जा रही और इनकम टैक्स में इनकम नहीं है तो वो इनकम भी यहाँ आ जाएगी। जैसे इंडिया के बाहर से खेती की इनकम कहाँ दिखाते हैं अपन उसको? इंडिया के बाहर से खेती की इनकम को अदर सोर्स की इनकम दिखाते हैं, वो बिजनेस नहीं है वो। इंडिया के बाहर से अगर आपका खेत था, मान लो इंडिया के बाहर पाकिस्तान में खेत था, पाकिस्तान से खेती की इनकम हो रही है, अदर सोर्स की इनकम दिखाते थे अपन उसको। ये था अदर सोर्स का चैप्टर जो मैंने डिटेल में आपको रिवाइज करवा दिया, पूरा का पूरा कवर कर लिया। इसमें स्पेशल टैक्स रेट के काफ़ी सारे सेक्शन अपन ने कवर कर लिए। अब अपन देखने वाले सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, सेट ऑफ वाला चैप्टर आपके इंटर लेवल पे भी होता था, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। इसमें 1-2 सेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा काम के, जिनके अलग से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जो स्पेशल सेक्शन है, जो फाइनल लेवल के सेक्शन है। एक तो अमलगमेशन वाला केस है इसमें, एक अपना सेक्शन 79 आएगा। इसके अलावा कुछ बेसिक लेवल भी है, अपन पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ लॉस। देखो आपका ऐसा जरूरी नहीं कि सारे हेड में प्रॉफिट आए, किसी हेड में लॉस भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? देखो आपकी 5 हेड की होती है, तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरी में कभी लॉस नहीं आता, सैलरी में कभी लॉस नहीं आएगा, हमेशा सैलरी की इनकम पॉजिटिव आएगी। हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको लॉस आ सकता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आ सकता है क्योंकि इसमें अपन इंटरेस्ट लेस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, और वो आपकी इनकम को नेगेटिव कर सकता है हाउस प्रॉपर्टी की को। तो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है। बिजनेस हेड में भी आराम से लॉस आ सकता है, प्रॉफिट के लॉस भी आ सकता है, नेट लॉस। कैपिटल गेन हेड में भी लॉस आ सकता है, शॉर्ट टर्म लॉस भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म लॉस भी आ सकता है। अदर सोर्स हेड में भी देखो लॉस आता नहीं है। अदर सोर्स में जो इंटरेस्ट की इनकम होती है, डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट लॉस, डिविडेंड लॉस, ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसमें भी लॉस नहीं आता। पर अदर सोर्स में कुछ जगह लॉस आता है, लेकिन वो लॉस कुछ काम का नहीं होता क्योंकि डूबा हुआ होता है। बताओ कहाँ आता है? कैजुअल लॉस, लॉटरी में लॉस आ गया, आपके वीडियो को ट्रांसफर करने पे लॉस आ गया, वो भी लॉस है, पर वो लॉस कुछ काम के नहीं है। तो अदर सोर्स में भी वैसे लॉस नहीं आता, आते हैं लॉस पर वो डूबे हुए लॉस होते हैं। वीडियो वाला लॉस, कैजुअल लॉस, 2 ही तो लॉस होते हैं। एक विनिंग, नेट विनिंग वाला जो लॉस होता है, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम, वो भी कुछ काम का नहीं होता, बस वो खाली सेम गेम से सेट ऑफ कर सकते हो, बाकी वो भी कुछ काम का नहीं होता। सेम गेम से नेट विनिंग निकालते वक्त लेस कर सकते हो। तो अदर सोर्स में भी वैसे कोई लॉस नहीं आता, बस अदर सोर्स में वैसे कोई लॉस नहीं आता। तो मेन लॉस जो आते हैं वो 3 हेड में आते हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन। हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनमें लॉस आते हैं।
तो लॉस को आप नेगेटिव दिखाओगे क्या कंप्यूटेशन में? नेगेटिव नहीं दिखाते, अपन सेट ऑफ करते हैं, सेट ऑफ मारते हैं। सेट ऑफ मतलब आपकी जो बाकी इनकम आ रही है, बाकी इनकम से सेट ऑफ मारते हैं। अगर हो पाता है तो सेट ऑफ हो पाता है तो मान लेते हैं, नहीं हो पाता तो उसको अपन लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं और अगले साल फिर क्या करते हैं, सेट ऑफ मारते हैं। अब सेट ऑफ कैसे मारते हैं? पहले तो इंटर सोर्स सेम हेड से सेट ऑफ मारने का ट्राई करते हैं। पहले क्या करते हैं, सेम हेड से सेट ऑफ मारते हैं। सेम हेड से कैसे? मान लो आपका दो बिजनेस है, एक कपड़ों का बिजनेस है, एक इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस है। कपड़ों के बिजनेस से लॉस आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है, तो कपड़ों के बिजनेस के लॉस को अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दिया। जैसे मान लो आपकी दो हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2। हाउस प्रॉपर्टी 1 में लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी 2 में प्रॉफिट है। हाउस प्रॉपर्टी 1 के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी 2 की इनकम से सेट ऑफ कर दिया। पहले इंटर सोर्स करते हैं, इंटर सोर्स नहीं होता तो इंटर हेड करते हैं। इंटर हेड मतलब बिजनेस के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ कर दिया। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को मान लो अदर सोर्स की इनकम से सेट ऑफ कर दिया, या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को मान लो सैलरी की इनकम से सेट ऑफ कर दिया। ये करते हैं। ये भी नहीं हो पाता तो अपन लॉस को क्या कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। लॉस को अपन क्या कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। मैंने आपको बताया था पहले आप क्या करोगे, सेम कास्ट में मैरिज करने का ट्राई करोगे। सेम कास्ट में नहीं हो रहा तो दूसरी कास्ट की लड़का या लड़की ढूंढोगे, वो भी नहीं हो रहा तो आप शादी को क्या कर दोगे, पोस्टपोन कर दोगे नेक्स्ट ईयर के लिए। अब इसमें बता रखा है जो पुराने लॉस होते हैं, ये तो बात हो गई करंट ईयर के लॉस की। लेकिन मान लो आप पुराने लॉस कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हो, 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, उनका क्या होगा? तो पुराने लॉस हमेशा सेम हेड से ही सेट ऑफ हो पाएंगे, वो दूसरे हेड से नहीं होंगे। मान लो 2 साल पुराना बिजनेस का लॉस है तो करंट ईयर में उसको सेट ऑफ करोगे तो खाली बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होगा, हाउस प्रॉपर्टी से नहीं होगा। पुराने लॉस हमेशा सेम हेड से होंगे। 3 साल पुराना आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, करंट ईयर में उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके आया आप, तो उसको खाली करंट ईयर में आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो। पुराने लॉस में कभी भी क्या बोलते हैं, इंटर हेड अलाउ नहीं होता। सेम हेड से ही सेट ऑफ कर सकते हो, सेम हेड से ही कर सकते हो। अब कुछ बता रखे हैं 4 चीज़ें कि सेम हेड में सेट ऑफ करने में दिक्कत है। 4 ऐसे एक्सेप्शन बता रखे हैं सेम हेड में आपको दिक्कत आ जाएंगी। क्या बता रखा है? सबसे पहले अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो खाली लॉन्ग टर्म गेन से सेट ऑफ होगा, शॉर्ट टर्म से नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। सेम कास्ट में मैरिज करने में प्रॉब्लम आ रही है, सेम कास्ट में मैरिज करने में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस होता है तो खाली स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। ये अपने ऑलरेडी पढ़ा भी था। नॉर्मल बिजनेस से नहीं होगा सेट ऑफ, स्पेकुलेटिव के प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। 35 एडी बिजनेस लॉस होता है आपको, 35 एडी के बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। अगर आपको एक एक्टिविटी बता रखी है, आप क्या करते हो, जो घोड़ों की रेस होती है उन घोड़ों का पालन पोषण करते हो। क्या करते हो, ओनिंग एंड मेंटेनिंग करते हो, पालन पोषण करते हो, देखभाल करते हो। ये आपका धंधा है, ये भी एक तरीके से धंधा होता है। तो ये वाला काम करते हो आप। हॉर्स रेस के घोड़ों का पालन पोषण करने का काम करते हो। हॉर्स रेसिंग की बात नहीं कर रहा, हॉर्स रेसिंग तो कैजुअल इनकम होती है। हॉर्स रेस के घोड़ों का पालन पोषण करते हो तो उस एक्टिविटी में अगर आपको लॉस होता है तो वो एक बिजनेस हो गया, तो वो उस एक्टिविटी के प्रॉफिट से ही क्या होगा, सेट होगा। उस एक्टिविटी के प्रॉफिट से ही सेट होगा। तो सेम हेड में दिक्कतें आ रही है। सेम हेड में क्या है दिक्कतें, 4 दिक्कतें बता रखी हैं। दूसरा, डिफरेंट हेड में कुछ दिक्कतें बता रखी है। डिफरेंट हेड में क्या दिक्कतें बता रखी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस कभी भी सेट ऑफ नहीं कर सकते आप सैलरी से। बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो लॉस होता है आप कैपिटल गेन से कर सकते हो, अदर सोर्स से भी कर सकते हो और हाउस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, लेकिन सैलरी की इनकम से नहीं कर सकते सेट ऑफ। दूसरा बता रखा है स्पेकुलेटिव लॉस, 35 एडी वाला लॉस, और जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग वाला लॉस है, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग वाला, ये तीनों ऐसे लॉस थे, तीनों बिजनेस के लॉस थे। ये सेम टाइप की इनकम से सेट ऑफ होते थे। तो जब ये सेम हेड में दिक्कतें थी इनके, तो ये बाकी हेड से तो उम्मीद ही मत करो। तो ये बाकी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकते, बाकी हाउस प्रॉपर्टी से भी नहीं हो सकते, अदर सोर्स से भी नहीं हो सकते, सैलरी से भी नहीं हो सकते, किसी से भी नहीं हो सकते, कैपिटल गेन से भी नहीं हो सकते। कि इनमें सेम हेड में क्या थी, तीनों में सेम हेड में ही दिक्कतें थी। आगे बता रखा है कैपिटल लॉस जो है वो खाली कैपिटल गेन की इनकम से सेट होगा, बाकी किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। उसमें भी लॉन्ग टर्म लॉस तो लॉन्ग टर्म गेन से होगा, और शॉर्ट टर्म लॉस है इसको आप चाहे शॉर्ट टर्म गेन से कर दो चाहे लॉन्ग टर्म गेन से कर दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली लॉन्ग टर्म गेन से होगा। सेम हेड में दिक्कत ही देखो ऊपर देखा था अपन, शॉर्ट टर्म से नहीं होता लॉन्ग टर्म लॉस, और शॉर्ट टर्म लॉस को आप शॉर्ट टर्म गेन से भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म गेन से भी कर सकते हो। आगे बता रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है, आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से तो कितना भी कर दो सेट ऑफ, लेकिन आप अगर दूसरे हेड की इनकम से करना चाहते हो, सैलरी से करना चाहते हो या अदर सोर्स से या बिजनेस से या कैपिटल गेन से, तो कितना कर सकते हो, मैक्सिमम 2 लाख। मैक्सिमम सभी हेड का मिला के मैक्सिमम 2 लाख। ऐसा नहीं कि 2 लाख बिजनेस से कर दिया, 2 लाख अदर सोर्स से कर दिया, ऐसा नहीं। सभी से मिला के हाउस प्रॉपर्टी के लिए उसको मैक्सिमम कितना सेट ऑफ कर सकते हो दूसरे हेड से, 2 लाख। तो ये कुछ दिक्कतें बता रखी है इंटर हेड सेट ऑफ की। अब आगे कुछ पॉइंट बता रखे हैं, 4 ऐसी चीज़ें बता रखी हैं, गंदी चीज़ें, जिनसे आप ना तो कोई भी लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, ना अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अपन ने पीजीबी में पढ़ा था, काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, सैलरी को छोड़ के किसी भी ईयर में कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप इसको पुराना लेके भी आ रहे हो तो भी ये क्या कर सकते हो, आप दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो सैलरी को छोड़ के। तो ये प्यारी चीज़ होती है। लेकिन 4 ऐसी गंदी चीज़ें हैं जिससे ये भी दूर रहता है। क्या क्या चीज़ें हैं, 4 चीज़ें। एक तो कैजुअल इनकम लॉटरी वाली, एक ऑनलाइन गेम वाली, एक वीडियो वाली, और एक अनडिस्क्लोज इनकम। जो अदर सोर्स में देखी ना अपने, कैजुअल इनकम, ऑनलाइन गेम वाली बीबीजे वाली, बीबीएच वाली, और अनडिस्क्लोज इनकम जो ब्लैक मनी वाली इनकम बीबीई वाली। इन 4 इनकम से कोई भी लॉस, ना ही अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ हो सकता। ये 4 से कुछ भी सेट ऑफ नहीं हो सकता।
इसके बाद बता रखा है 3 ऐसे लॉस है जो डेड लॉस माने जाएंगे, जिनको ना तो सेट ऑफ कर सकते ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते, मतलब वो डूब जाएंगे आपके। क्या क्या? एक तो लॉटरी वाला 115BB वाला, एक VDA वाला BBH वाला, और एक एग्जेम्प्ट सोर्स का लॉस। एग्जेम्प्ट सोर्स का मतलब जैसे खेती की इनकम इंडिया वाली एग्जेम्प्ट होती है। इंडिया में आपको खेती में लॉस हो गया, खेती में लॉस भी हो सकता है, मान लो बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद हो गई, तो खेती में लॉस हो गया आपको 50 लाख का, तो उस लॉस को आप बताओ सेट ऑफ कर सकते हो। जब खेती की आपने इनकम ही नहीं बनाई तो लॉस भी उसका फालतू है, लॉस भी क्या है, डेड है, लॉस भी क्या है, डेड है। तो एग्जाम सोर्स का कोई लॉस होता है वो भी क्या है, डूबा हुआ है। ये 3 लॉस ऐसे होते हैं जिसको अपन ना तो सेट ऑफ कर सकते हैं ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तीनों लॉस क्या होते हैं, डूबे हुए होते हैं। आप बोलोगे ये ऑनलाइन गेम वाला पॉइंट मैंने क्यों कवर नहीं किया। देखो ऑनलाइन गेम का लॉस वैसे तो कहीं से भी सेट ऑफ नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन गेम के लॉस को अपन लेस कर देते हैं। कब? सेम गेम की विनिंग से, सेम गेम की विनिंग से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, एक तरीके से सेम गेम की विनिंग से उसको लेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पॉइंट नहीं लिखा। ये 3 तो ऐसी चीजें हैं जिसका लॉस बिल्कुल ही डूब जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अब आप कुछ लोग बोलेंगे अनडिस्क्लोज इनकम का पॉइंट क्यों नहीं लिखा, अनडिस्क्लोज लॉस। ये अनडिस्क्लोज लॉस तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ब्लैक मनी की जगह ब्लैक लॉस, ऐसा हो सकता है क्या? ब्लैक इनकम की जगह ब्लैक लॉस हो रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो बात ही नहीं आती इसकी। तो अब लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आप सेटअप नहीं कर पाते। कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को 8 ईयर तक, बिजनेस लॉस 8 ईयर। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस जो होता है स्पेकुलेटिव वाला, क्या होता है स्पेकुलेटिव? याद करो क्या बताया था मैंने पीजीबी में। आपका मेन बिजनेस तो कुछ हो रहा है, साइड बाई साइड आप क्या करते हो, शेयर्स वगैरह की इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, वो बनता है स्पेकुलेशन बिजनेस। मेन बिजनेस कपड़ों का है, लेकिन साइड बाई साइड आपने डीमेट अकाउंट खोला, शेयर्स की इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये होता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस के लिए ओनली 4 ईयर का पीरियड है। एक होता है 35 AD वाली स्पेसिफाइड बिजनेस वाला लॉस, इनडेफिनेट पीरियड तक क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 ईयर तक, और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग वाला है जो है वो भी 4 ईयर तक। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग वाला भी क्या है, 4 ईयर तक आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब अपन आते हैं कुछ स्पेशल वाले, ये सब तो इंटर लेवल की बातें थी, अब फाइनल लेवल की बातों में आते हैं। मान लो अमालगमेशन हो रहा है या तो कंपनीज का, या डीमर्जर हो रहा है, या कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब या तो प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP में कन्वर्ट हो रही है, या तो या मान लो कोई प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है वो कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, उसको कंपनी सक्सीड कर रही है। देखा था ना सक्सेशन, यहाँ उसके लिए कन्वर्जन वर्ड यूज किया है, उसको अपन सक्सेशन भी बोलते हैं। तो उन केस में क्या होगा, पुरानी वाली के लॉस वगैरह नई वाली को मिल जाएंगे क्या। तो देखो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बिजनेस लॉस की बात हो रही है। बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। आप बोलोगे हाउस प्रॉपर्टी वगैरह के लॉस, उनका क्या होगा, कैपिटल गेन लॉस वगैरह, वो सब कुछ काम के नहीं है, वो नहीं मिलेंगे। खाली किसकी बात हो रही है, बिजनेस लॉस की बात हो रही है। वो तो सब तो जिसके हैं उसी को मिलते हैं। अगर बिजनेस वगैरह ट्रांसफर हो जाता है तो वो डूब जाते हैं, दूसरा वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो पुरानी वाली के लॉस नई वाली सेट ऑफ कर सकती है कि बिजनेस लॉस। तो इसमें बता रखा है अमालगमेशन के केस में, कन्वर्जन वाले केस में क्या बता रखा है, या तो अमालगमेशन हो रहा है, या प्रोप्राइटरशिप या फर्म का कंपनी में कन्वर्जन हो रहा है, या कंपनी का LLP में कन्वर्जन हो रहा है। सभी केस में क्या है, पुरानी वाली के लॉस जो बिजनेस लॉस है, और पुरानी वाली का जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, नई वाली क्या कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकती है। नई वाली कंपनी क्या कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकती है। नई वाली जो एंटिटी है वो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकती है। पर एक चीज को छोड़ के, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को छोड़ दो। स्पेकुलेटिव जो बिजनेस लॉस होता है, स्पेकुलेशन वाली इनकम का जो 4 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होता है, वो डूब जाएगा पुरानी वाली का, वो नई वाली कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। बाकी जो नॉर्मल बिजनेस लॉस है या और कोई बिजनेस लॉस है, वो सारे नई वाली क्या कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती है और सेट ऑफ भी कर सकती है। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो काफ़ी प्यारी चीज़ है, ये तो कितना भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, कितने भी टाइम तक कर सकते हो। चाहे आपका बिजनेस बंद हो गया, चाहे आपने ट्रांसफर कर दिया, दूसरा बंदा भी क्या कर सकता है, इसको कैरी फॉरवर्ड वगैरह कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। ये तो प्यारी चीज़ है। बिजनेस लॉस में भी बिजनेस लॉस नई वाली कैरी फॉरवर्ड कर लेगी, लेकिन स्पेकुलेटिव तीनों केस में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और तीनों केस में एक फायदा हो रहा है, बिजनेस लॉस को आपने देखा था, नॉर्मल बिजनेस लॉस 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होता है, 8 ईयर तक होता है। मान लो पुरानी वाली का जो बिजनेस लॉस था 6 ईयर पुराना था, तो जो न्यू वाली कंपनी को ओनली 2 ईयर मिलेंगे क्या, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 2 ईयर मिलेंगे क्या, 2 ईयर नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे, फ्रेश 8 ईयर। तीनों केस में क्या मिलेंगे, फ्रेश 8 ईयर मिलेंगे। तीनों केस में क्या मिलेंगे, फ्रेश 8 ईयर मिलेंगे तीनों केस में। तो 2 ईयर नहीं मिलेंगे, तीनों केस में क्या होगा, फ्रेश 8 ईयर आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिलेंगे। ये थे 3 केस। अब डीमर्जर वाला केस, डीमर्जर वाला केस थोड़ा सा अलग है। डीमर्जर वाले केस में क्या होता है, देखो मैंने बताया था, उन ऊपर वाले केस में तो पुरानी वाली एंटिटी खत्म हो जाएगी, पुरानी वाली एंटिटी खत्म हो जाएगी और बिजनेस आ जाएगा नई वाली के पास, तो पुरानी वाली की तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन डीमर्जर के केस में पुरानी एंटिटी खत्म नहीं होती। जो एंटिटी डीमर्ज होती है ना, वो अपना पूरा बिजनेस डीमर्ज नहीं करती, वो अपना कोई यूनिट डीमर्ज करती है। जैसे मान लो रिलायंस की काफ़ी सारी यूनिट है, स्टेशनरी यूनिट, टेलीकॉम यूनिट, पेट्रोलियम यूनिट, कपड़ा यूनिट। रिलायंस अपनी पेट्रोलियम यूनिट डीमर्ज कर दी और एक नई कंपनी बनी RP लिमिटेड, रिजल्टिंग कंपनी, और उसको ट्रांसफर कर दी। रिलायंस हो गई डीमर्ज कंपनी और RP हो गई रिजल्टिंग कंपनी। रिलायंस के टोटल एसेट है 100 करोड़ के, और जो पेट्रोलियम यूनिट डीमर्ज करी है उसकी वैल्यू है 40 करोड़ की। उसके जो असेट थे 40 करोड़ के, जो उसने ट्रांसफर कर दिए थे, मतलब 40% असेट RP को ट्रांसफर कर दिए थे। 60% अभी भी रिलायंस के पास है, क्योंकि रिलायंस के पास काफ़ी सारी यूनिट अभी भी है। अब आपको रिलायंस का पुरानी वाली जो डीमर्ज कंपनी, इसका बिजनेस लॉस बता रखा है 2 करोड़ का, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 1 करोड़ का बता रखा है।
ये बताओ किसको मिलेगा। अब इसमें क्या बता रखा है, अगर मान लो ये बिजनेस लॉस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में लिख रखा है, ये किसका है, पूरा का पूरा पेट्रोलियम यूनिट का था। पूरा किससे रिलेटेड था, डायरेक्टली किससे रिलेटेड था, पेट्रोलियम यूनिट से रिलेटेड था, तो पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, आरपी, रिजल्टिंग कंपनी को, क्योंकि पेट्रोलियम यूनिट अब किसकी हो गई, आरपी की हो गई। लेकिन मान लो ऐसा दे रखा है बिजनेस लॉस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पेट्रोलियम यूनिट का नहीं था, पूरी रिलायंस कंपनी का था, मतलब पेट्रोलियम यूनिट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, रिलायंस की जितनी भी यूनिट है सबका पूरा मिला के था, डायरेक्टली पेट्रोलियम यूनिट का नहीं था। डायरेक्टली पेट्रोलियम यूनिट का नहीं था तो क्या होगा, दोनों में बंटना चाहिए, दोनों में बंटना चाहिए। सही बात तो ये, दोनों में बंटना चाहिए, क्योंकि रिलायंस अभी भी है और आरपी तो है ही, आरपी तो नहीं बनी है ही, तो दोनों में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा, जितने एसेट्स रिलायंस ने खुद के पास रखे और जितने ट्रांसफर कर दिए आरपी को, इस रेशियो में बढ़ जाएगा। तो 40% एसेट ट्रांसफर कर दिए 40 करोड़ के, 100 करोड़ के एसेट थे रिलायंस के, तो उसके पास कितने बचे, 60 करोड़ किसके पास बचे, तो 60% इसने खुद के पास रख लिए। तो 60 और 40 के रेशियो में, 60-40 के रेशियो में बिजनेस लॉस भी और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी, रिलायंस और आरपी में दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। और यहाँ भी स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कुछ काम का नहीं है, यहाँ भी स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस नई वाली को नहीं मिलेगा। अगर पेट्रोलियम यूनिट का मान लो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस था, वो डूब जाएगा, वो नहीं मिलेगा, खाली बिजनेस लॉस मिलेगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस यहाँ भी काम का नहीं है। हाँ, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो मिल ही जाएगा, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो प्यारी चीज़ है। तो जो यूनिट ट्रांसफर हुई उसका था तो पूरा का पूरा मिल जाएगा, तो जो यूनिट ट्रांसफर नहीं हुई, जो यूनिट ट्रांसफर हुई उसका था तो पूरा मिल जाएगा, जो यूनिट ट्रांसफर हुई उसका नहीं था, मतलब पूरी कंपनी का दे रखा था, पूरी डीमर्ज कंपनी का दे रखा था, तो दोनों में बढ़ जाएगा। असेट ट्रांसफर के रेशियो में दोनों में क्या हो जाएगा, अपोर्शन हो जाएगा, अपोर्शन हो जाएगा। ये होता है डीमर्ज। और डीमर्ज के केस में फ्रेश एटीएस नहीं मिलेंगे, फ्रेश एटीएस बाकी केस में मिल जाते हैं, क्योंकि बाकी केस में पुरानी कंपनी खत्म हो जाती है, डीमर्जर के केस में पुरानी कंपनी खत्म नहीं हो रही, तो डीमर्जर के केस में आपको फ्रेश एटीएस नहीं मिलेंगे, मतलब नई कंपनी को फ्रेश एटीएस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नहीं मिलेंगे, रिमेनिंग पीरियड मिलेगा। मान लो 6 ईयर पुराना लॉस था तो ओनली 2 ईयर मिलेंगे, ओनली 2 ईयर मिलेंगे बिजनेस लॉस के केस में। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में दिक्कत नहीं है टाइम पीरियड की, क्योंकि वो तो इनडेफिनेट टाइम तक आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो उसमें दिक्कत ही नहीं है। अगला सेक्शन 78 देख रहे हैं, अगर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है या सक्सेशन हो रहा है तो लॉस कैसे कैरी फॉरवर्ड होंगे। अब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का देखो यहाँ का मतलब बता रखा है, मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है या उसकी डेथ हो गई, तो उस पार्टनर का जिसकी डेथ हुई है या जो छोड़ के जा रहा है उसका जो बिजनेस लॉस का शेयर है वो डूब जाएगा, वो फर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी, फर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। हाँ, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो पूरा कर लेगी कैरी फॉरवर्ड फर्म, लेकिन बिजनेस लॉस का शेयर अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है या उसकी डेथ हो गई तो उतना शेयर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अब इसे ध्यान देना, वर्ड क्या था, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब मैंने कैपिटल गेन में 45.4 में देखा था, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, या तो कोई आ रहा है या कोई जा रहा है या पीएसआर चेंज, सारी चीज़ें कवर थी यहाँ पे, लेकिन इस वाले में नहीं है। इस वाले में ये बोल दिया कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है या पीएसआर चेंज होता है ना, तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। कब अप्लाई होता है, कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है तो तब ये सेक्शन अप्लाई होता है। उस केस में क्या होगा, बिजनेस लॉस शेयर उस पार्टनरशिप फर्म का उस पार्टनर के रिगार्डिंग जितना था वो डूब जाएगा। जैसे मान लो एक फर्म है एबीसी कंपनी, 3 पार्टनर थे, तीनों का इक्वल शेयर था, करंट ईयर में इसका 6 लाख का बिजनेस लॉस था, 10 लाख का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था। मिस्टर सी करंट ईयर में रिटायर हो रहा है, तो बिजनेस लॉस में मिस्टर सी का देखो शेयर कितना बन रहा है, 6 लाख का बिजनेस लॉस था, इक्वल शेयर है तीनों का, तीनों पार्टनर का, तो बिजनेस सी क्या बोलते हैं पार्टनर सी का कितना शेयर बना, 2 लाख का। 2 लाख का बिजनेस लॉस फर्म का क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। फर्म कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकती है बिजनेस लॉस, 4 लाख कर सकती है कैरी फॉरवर्ड। हाँ, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पूरा कर लेंगे, ये तो प्यारी चीज़ है, ये तो कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस लॉस 4 लाख ही कर पाएगी, 2 लाख क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। 2 लाख क्या हो जाएगा, 2 लाख का क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अब आ जाते हैं सक्सेशन ऑफ बिजनेस। सक्सेशन ऑफ बिजनेस ये कौन सा केस है, सक्सेशन तो अपने देखा था कि कोई फर्म को या प्रोप्राइटर को कंपनी खरीद रही है, यहाँ उसको कन्वर्जन बोलते हैं। सक्सेशन का मतलब यहाँ क्या बता रखा है, मान लो मिस्टर ए का बिजनेस है, मिस्टर ए ने अपना बिजनेस मिस्टर बी को सेल कर दिया, या मिस्टर ए ने अपना बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को सेल कर दिया, या मान लो एक फर्म है आरएसए फर्म, उसने अपना बिजनेस किसी इंडिविजुअल को सेल कर दिया या किसी फर्म को सेल कर दिया, वो होता है सक्सेशन। आपने कंपनी को सेल नहीं किया, आपने कंपनी में कन्वर्ट नहीं किया, आपने किसी इंडिविजुअल वगैरह को सेल किया, उसे बोलते हैं सक्सेशन। तो मिस्टर ए ने अपना बिजनेस मिस्टर बी को सेल कर दिया, तो मिस्टर बी है ना, मिस्टर ए के लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, मिस्टर ए का जो बिजनेस लॉस है डूब जाएगा, मिस्टर बी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर सक्सेशन कैसे हो रहा है, इनहेरिटेंस में हो रहा है, इनहेरिटेंस, मिस्टर ए का बिजनेस था, मिस्टर ए की डेथ हो गई, मतलब बिजनेस वाले की डेथ के कारण हो रहा है सक्सेशन, तो मिस्टर ए की डेथ हो गई, अब बिजनेस उसका ट्रांसफर हो गया उसके लीगल एड्स को, उसकी पत्नी वगैरह को, बच्चों वगैरह को ट्रांसफर हो गया। अब बच्चे वगैरह जो है उसके, वो बिजनेस चला रहे हैं, वो बिजनेस के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हाँ वो कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड, लीगल एड्स कर सकते हैं। अगर बिजनेस ट्रांसफर कैसे हुआ है, इनहेरिटेंस में, बिजनेस अगर मिस्टर ए ने बेचा है मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी उसके लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मिस्टर ए का बिजनेस उसके बच्चों को या उसकी वाइफ वगैरह को ट्रांसफर हुआ है, कैसे हुआ है ट्रांसफर, इनहेरिटेंस में, मिस्टर ए की डेथ के कारण हुआ है, तो उसके लीगल एड्स लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशल चीज़ है, मान लो मिस्टर ए के 5 बच्चे थे, मिस्टर ए का बिजनेस था, कपड़ों की दुकान थी उसकी, मिस्टर ए की डेथ हो गई, अब मिस्टर ए के बिजनेस में लॉस आ रहा था,
अब मिस्टर ए का जो बिजनेस है उसके बेटों को ट्रांसफर किया 5 बेटों को। 5 बेटों ने क्या किया, मिस्टर ए का प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था, 5 बेटों ने मिलकर एक फर्म बना दी और बिजनेस को फर्म में ट्रांसफर कर लिया। बताओ फर्म मिस्टर ए के जो बिजनेस के लॉस थे उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? हाँ, वो भी कर सकती है। तो अगर इनहेरिटेंस में सक्सेशन होता है, डेथ के कारण सक्सेशन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप, नहीं तो नहीं कर सकते। बिजनेस लॉस की बात होगी, खाली बिजनेस लॉस की, बाकी सब तो कुछ काम की नहीं है यहाँ पे, बिजनेस लॉस की बात होगी। हाँ, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता तो वो तो प्यारी चीज़ है, उसको तो कितनी भी टाइम तक आप कैरी फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हो। अब आते हैं एक स्पेशल सेक्शन 79 क्लोजली हेल्ड कंपनी पे लगता है। किस पे लगता है? क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन होती है? प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी को अगर लॉस होता है तो वो लॉस सेट ऑफ कर सकती है क्या? सेट ऑफ तो कर सकती है, लेकिन उसमें बीच में एक सेक्शन टांग अड़ा देता है, सेक्शन 79। ये क्या बोलता है? क्लोजली हेल्ड कंपनी है, लॉस सेट ऑफ करना चाहे तो कर सकती है, बस एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? उस क्लोजली हेल्ड कंपनी को जिस ईयर में लॉस हुआ था उस ईयर के लास्ट डे के दिन, मान लो लॉस हुआ था क्लोजली हेल्ड कंपनी को प्रीवियस ईयर 1920 में, मान लो, तो 1920 का लास्ट डे क्या आ गया? 31 मार्च 20 के दिन। और वो क्लोजली हेल्ड कंपनी जिस ईयर में लॉस सेट ऑफ करना चाहती है, मान लो लॉस सेट ऑफ करना चाहती है वो प्रीवियस ईयर 24-25 में, मान लो इस ईयर में लॉस सेट ऑफ करना चाहती है, तो इस ईयर का लास्ट डे क्या हो गया? 31 मार्च 25, उस ईयर के लास्ट डे के दिन। तो जिस ईयर में लॉस हुआ उस ईयर के लास्ट डे के दिन, और जिस ईयर में वो लॉस सेट ऑफ करना चाहती है उस ईयर के लास्ट डे के दिन, उस कंपनी की 51% शेयर होल्डिंग, कम से कम 51% शेयर होल्डिंग सेम शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए, सेम शेयर होल्डर, सेम बंदे के पास होनी चाहिए, तो ही सेम बंदों के पास होनी चाहिए, तो ही वो क्या कर सकती है? लॉस सेट ऑफ कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती, नहीं तो नहीं कर सकती। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ क्या केस है। एक कंपनी अपनी XYZ लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। 2021 में क्या था? इसकी 55% शेयर होल्डिंग तो मिस्टर एक्स के पास थी और 45% थी अदर शेयर होल्डर्स के पास। करंट ईयर में क्या हुआ? मिस्टर एक्स ने अपनी पूरी शेयर होल्डिंग मिस्टर ए को ट्रांसफर कर दी। करंट ईयर में मिस्टर ए के पास आ गई 55 और अदर के पास बच गई 45। पुराने सालों के 2021 का इसका बिजनेस लॉस था 40 लाख का। करंट ईयर में इसकी पीजीबीपी की इनकम आ रही है 60 लाख। मान लो ये सेक्शन नहीं होता, सेक्शन 79, 60 लाख की इनकम है, 40 लाख का पुराना लॉस है, सीधा सेट ऑफ कर देते, सीधा सेट ऑफ कर देते, इंटर सोर्स सेट ऑफ, सेम एड से सेट ऑफ कर सकते हैं अपन पुराने लॉस को, कर सकते थे। 60 लाख की इनकम, 40 लाख का लॉस, 40 लाख लेस कर देते, 20 लाख की इनकम आ जाती। लेकिन सेक्शन 79 बीच में टांग अड़ाता है, ये बोलता है जिस ईयर में लॉस हुआ उस ईयर के लास्ट डे के दिन, 2021 का लॉस है तो उस ईयर के लास्ट डे के दिन, और जिस ईयर में लॉस सेट ऑफ करना चाह रही है वो कंपनी, करंट ईयर में लॉस सेट ऑफ करना चाहती है तो करंट ईयर के लास्ट डे के दिन कम से कम 51% शेयर होल्डिंग सेम शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 51 है क्या सेम के पास, मान लो शेयर होल्डिंग लास्ट डे की दे रखी है, 31 मार्च की दे रखी है, कब की दे रखी है? 31 मार्च नहीं है सेम के पास, ओनली 45% क्या है? सेम के पास है। 55% पहले मिस्टर एक्स के पास थी, वो मिस्टर ए के पास आ गई, तो सेम के पास कितनी है? ओनली 45 है, 51% होनी चाहिए कम से कम, 51% से कम है, तो ये प्राइवेट कंपनी है ना XYZ, अपने लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएगी, अपने लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएगी। 60 लाख किसकी करंट ईयर की आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, ये लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएगी। अब इसे बता रहा 3 चीज़ों पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बड़ी प्यारी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चाहे पूरी होल्डिंग ट्रांसफर हो जाती है मान लो, फिर भी आराम से सेट ऑफ किया जा सकता है, आराम से उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मान लो इस केस में अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी आपको दे रखा है 10 लाख का, बताओ वो सेट ऑफ हो सकता है कि? हाँ सेट ऑफ हो सकता है, उसमें कोई शेयर होल्डिंग कुछ काम की नहीं है, वो आराम से सेट ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, शेयर होल्डिंग जो चेंज हुई है क्यों हुई है? या तो शेयर होल्डर की डेथ के कारण या शेयर होल्डर ने रिलेटिव को गिफ्ट दे दिया था, क्या हुआ? शेयर होल्डिंग चेंज क्यों हुई? मान लो मिस्टर एक्स की डेथ हो गई थी, इस कारण शेयर मिस्टर ए को ट्रांसफर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। या मान लो मिस्टर एक्स ने क्या किया था, ये मिस्टर ए उसका रिलेटिव था, उसको गिफ्ट दे दिए शेयर, गिफ्ट ट्रांसफर नहीं किया, उसे गिफ्ट में दे दिए, उसे सेल नहीं किए, गिफ्ट में दे दिए, तो भी ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 79 अप्लाई नहीं होगा, आप लॉस वगैरह सेट ऑफ कर सकते हो। तीसरा, शेयर होल्डिंग चेंज क्यों हुई है? क्योंकि रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था आईबीसी के अंदर, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में कोई रिजोल्यूशन प्लान बना था और उसके कारण शेयर होल्डिंग चेंज हो गई, चाहे पूरी चेंज होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉस वगैरह सेट ऑफ कर सकते हो। अगला एक सेक्शन जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपकी मान लो अनडिस्क्लोज इनकम, गंदी इनकम पाई जाती है, ब्लैक मनी वाली इनकम पाई जाती है, कहाँ? एओ ने सर्च वगैरह की, रेट वगैरह डाली आपके या सर्वे वगैरह किया, तब आपकी ब्लैक मनी की इनकम पाई जाती है, तो उस इनकम से कुछ सेट ऑफ कर सकते हो, कुछ सेट ऑफ नहीं कर सकते, कोई भी लॉस, चाहे पुराना लॉस चाहे करंट ईयर का लॉस, कुछ सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसके अलावा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तक सेट ऑफ नहीं कर सकते। उन गंदे इनकम से तो क्या होता है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी क्या होता है, दूर भागता है उनसे, तो ये भी सेट ऑफ नहीं हो सकता है इनसे। तो ये पॉइंट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके। अब आ जाओ, मान लो आपका बिजनेस है और बिजनेस में आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो आपकी जो पीजीबीपी की इनकम आती है कैसे आती है? प्रॉफिट उठाते हो अकाउंट्स का, 3 चीज़ें ऐड करते हो, 3 चीज़ें लेस करते हो, तो उसमें आप सेट ऑफ का ऑर्डर क्या फॉलो करोगे? तो इन्होंने एक ऑर्डर बता रखा है, आपके फायदे के लिए बता रखा है ऑर्डर। फायदा कैसे? ये कोई सेक्शन में नहीं बता रखा, ये आपके फायदे के लिए चीज़ बता रखी है, एसएससी के फायदे के लिए। सबसे पहले तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन वो तो लेस करना है पर इनकम टैक्स, वो तो लेस होगा, उसके बाद आएगी आपकी पीजीबीपी की इनकम। अब आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, सबसे पहले आप लेस करो बिजनेस का लॉस, पुराना बिजनेस का लॉस लेस करो,
पुराना बिजनेस का लॉस सेट ऑफ करो पहले। ऐसा क्यों सेट ऑफ करेंगे पहले बिजनेस का लॉस? देखो बिजनेस लॉस का टाइम लिमिट होता है 8 ईयर का। 8 ईयर बाद ये अगर आपने इसको सेट ऑफ नहीं कर पाते तो 8 ईयर बाद ये डूब जाता है, तो पहले इसको खत्म कर लो। उसके बाद सेट ऑफ करो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो प्यारी चीज़ है, जिंदगी भर आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये डूबता नहीं है, तो इसको आराम से बाद में सेट ऑफ करो। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो हाँ, प्रॉफिट मान लो आपके पास सफिशिएंट है, सब चीज़ों को लेस करने के लिए प्रॉफिट है, तो आप कुछ भी लेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पहले लेस कर दो। और वैसे भी अपन क्या करते हैं, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इसका सेक्शन होता है 32(2), लॉस का सेक्शन है सेक्शन 72 वगैरह, ये सेक्शन है लॉस की। तो वैसे तो अपन इसको पहले लेस करके दिखा देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, प्रॉफिट अपना सफिशिएंट होता है, तो इसको अपन पहले लेस करके दिखा देते हैं। बाकी अगर आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है आपके पास, तो आप पहले क्या कर लो, अपना बिजनेस लॉस पहले सेट ऑफ कर लो। पहले बिजनेस लॉस सेट ऑफ कर लो, आपके फायदा रहेगा, क्योंकि ये डूब जाएगा 8 साल बाद। अब 2 चीज़ और बता रखी है, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और अनअब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी पीजीबीपी में, दोनों की दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जैसा होती है। मैंने बोला था इनको काट के क्या लिख लेना, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जो चीज़ें, जो ट्रीटमेंट अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का होता है, दोनों का सेम ट्रीटमेंट होता है इनका। मतलब इन 3 चीज़ों को, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और अनअब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, तीनों को क्या माना जाता है, सेम माना जाता है। क्या माना जाता है, सेम टू सेम। तो सेम टू सेम माना जाता है, तो इनको काट के आप चाहे क्या लिख सकते हो, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो ये तीनों अपन लास्ट में लेस करते हैं अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता तो। हाँ, प्रॉफिट सफिशिएंट होता है ना, तो सबसे पहले अपन ये चीज़ों को लेस कर देते हैं, फिर बिजनेस का लॉस बाद में सेट ऑफ करते हैं, क्योंकि लॉस अपन कब सेट ऑफ करते हैं, 5 हेड की इनकम निकालने के बाद। तो पहले डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब चीज़ें लेस हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप फर्म का अपने बुक प्रॉफिट निकाला था, वहाँ मैंने पहले लेस कर दिया था अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। वहाँ निकालना लेस करना पड़ता है पहले, चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट हो चाहे ना हो, वहाँ लेस करना पड़ता है। ये कोई सेक्शन नहीं है ऑर्डर और सेट ऑफ, ये आपका फायदा बता रहा है। फायदा क्यों बता रहा है, क्योंकि बिजनेस लॉस डूबने के चांस होते हैं, 8 साल के बाद डूब जाता है, ये फायदा बता रहा है। बाकी कोई ऑर्डर नहीं है ये सेट ऑफ का। बाकी प्रोविजन के अकॉर्डिंग चले तो पहले ये लेस होने चाहिए, क्योंकि पहले इनका सेक्शन है सेक्शन 32 और 32(2) है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। साइंटिफिक रिसर्च का है सेक्शन 35 और ये फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर आता है सेक्शन 36 में। पीजीबीपी की इनकम अपन कैसे निकालते हैं, सेक्शन क्या बोलते हैं 30 से 43D को फॉलो करके। तो मान लो ये भी है, ये सारे निकलते कहाँ हैं, उन सेक्शन में निकलते हैं। तो पुराने भी मान लो ये अनअब्जॉर्ब्ड वाले हैं, पुराने वाले हैं, तो भी उन सेक्शन के पार्ट है। तो वैसे तो ये लेस होने चाहिए, लेकिन आपका फायदे के लिए बता रखा है। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आप बिजनेस लॉस को पहले लेस कर सकते हो, बस इतना बता रखा फायदे के लिए। बाकी कुछ काम का पॉइंट है नहीं करोगे तो भी चलेगा इसको। अब आ जाओ एक सेक्शन जो अपन आगे जाके असेसमेंट प्रोसीजर वाले चैप्टर में भी वापस देखेंगे, वापस रिवाइज करेंगे, यहाँ भी देख लेते हैं सेक्शन 80। अगर आपको मान लो किसी हेड में लॉस होता है, तो उस लॉस को आप सेट ऑफ तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेट ऑफ आप कर सकते हो, चाहे आप रिटर्न लेट फाइल करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस आ रहा है, अब आप उसको सेट ऑफ करना चाहते हो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से या तो दूसरी इनकम से या पीजीबी की इनकम से करना चाहो तो कर लो सेट ऑफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो लॉस सेट ऑफ नहीं कर पा रहे और आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना है नेक्स्ट ईयर, तो लॉस को अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना है तो आपको अपनी रिटर्न, जो लॉस की रिटर्न है, टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी। आरओआई की जो ड्यू डेट बता रखी है, क्या बता रखी है, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर या 30 नवंबर, उस ड्यू डेट तक आपको टाइम पे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने रिटर्न लेट फाइल करी, आपके ये कुछ लॉस बता रखे हैं करंट ईयर के, ये डूब जाएंगे, करंट ईयर के लॉस आपके डूब जाएंगे। बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, सेक्शन 35 बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, मतलब कुल मिला के बिजनेस हेड का लॉस और कैपिटल हेड का लॉस, बिजनेस हेड का लॉस और कैपिटल हेड का लॉस आपका डूब जाएगा करंट ईयर का। कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, हाँ सेट ऑफ तो कर पाओगे करंट ईयर में, लेकिन करंट ईयर में आप सेट ऑफ नहीं कर पा रहे, मान लो आपकी उस नेचर की इनकम नहीं है, अब आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। पहली बात तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, तभी तो डिपार्टमेंट वालों को पता पड़ेगा कि हाँ आपके लॉस है। रिटर्न फाइल करके आप उनको इन्फॉर्मेशन दोगे, और रिटर्न भी कब तक फाइल करनी है, आरओआई की ड्यू डेट तक। लॉस के केस में अपनी जाती है लॉस रिटर्न, अपन उसमें लॉस बताते हैं, तो लॉस के केस में जाती है लॉस रिटर्न 139(3) वाली। कब तक फाइल करनी है आपको, आरओआई की ड्यू डेट तक, आरओआई की ड्यू डेट तक फाइल करनी है। ड्यू डेट तक फाइल कर देते हो तो इन लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, नहीं करते तो करंट ईयर के अगर ये लॉस है आपके, तो करंट ईयर वाले कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। मान लो पुराने लॉस थे, 2 साल पुराने थे, वो आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे थे करंट ईयर में, करंट ईयर की रिटर्न आपने लेट फाइल करी, बताओ उनको आप कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जा सकते हो, हाँ वो तो ले जा सकते हो। करंट ईयर वाले कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे, करंट ईयर वाले कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। पुराने वाले जो कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हो वो तो होते जाएंगे कैरी फॉरवर्ड, करंट ईयर वाले नहीं हो पाएंगे। आगे बता रखा है ये वाला प्रोविजन है ना, दो लॉस पे अप्लाई नहीं होगा, 2 चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा। तो 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप रिटर्न लेट भी फाइल करते हो ना, रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी। देखो रिटर्न फाइल करे बिना तो उनको पता ही कैसे चलेगा डिपार्टमेंट वालों को भी आपके लॉस है। रिटर्न लेट भी फाइल करते हो 2 केस में तो भी वो मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड
कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस और एक अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन, एक हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस और एक अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन, अगर आप रिटर्न लेट भी फाइल करते हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बिजनेस लॉस और कैपिटल लॉस, इसके लिए तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी। हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन, इसके लिए रिटर्न लेट भी फाइल करते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन में ये दो चीज़ें आ जाएंगी हमेशा। मैंने ऊपर जितने भी चीज़ें बताई ना, जहाँ भी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन यूज़ हुआ है उसमें इंक्लूड कर लेना क्या क्या, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और अनअब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन दोनों को क्या माना जाता है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन जैसा ही माना जाता है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन जैसा ही माना जाता है। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इसमें अपन ने स्पेशल केस देख लिया अमालगेशन वगैरह की, स्पेशल पॉइंट देख लिए सेट ऑफ वाले। इसमें सेक्शन 79 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 79 जो अपन ने पढ़ा था ना, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और जो अमालगमेशन वाले केस देखे थे ना अपन ने, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके बेस पे एक एक दो दो क्वेश्चन दे रखे थे क्वेश्चन बैंक में, जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो आते रहते हैं, वो आप अच्छे से कर लेना। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।